नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। ये है जनवरी मंथ के इंटरनेशनल क्रोनोलॉजी का राजस्थान पार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट है, राष्ट्रीय हैकाथन शील्ड 1.0 जयपुर में आयोजित की गई है। ठीक है, तो 2 दिवसीय थी ये राष्ट्रीय हैकेथॉन शील्ड 1.0। इसका आयोजन किया गया CDTI केंद्रीय जासूसी प्रशिक्षण संस्थान जयपुर के अंदर 29 और 30 दिसंबर 2025 को इसका आयोजन किया गया है। शील्ड 1.0 का पूर्ण रूप क्या है? स्मार्ट हैकाथन फॉर इंटेलिजेंस इन्फोर्समेंट लॉ एंड डिफेंस, यानी शील्ड। स्मार्ट हैकाथन फॉर इंटेलिजेंस इन्फोर्समेंट लॉ एंड डिफेंस। तो ये आ सकता है कि शील्ड का फुल फॉर्म क्या है, तो ये याद रखना है। स्मार्ट हैकाथन फॉर इंटेलिजेंस इन्फोर्समेंट लॉ एंड डिफेंस। इसका उद्देश्य क्या है? इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य खुफिया और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के सामने आने वाली आधुनिक जो समस्याएं हैं, इसके लिए तकनीक आधारित प्रभावी समाधान खोजना है। ठीक है, तो स्मार्ट हैकाथॉन 1.0 जयपुर के अंदर आयोजित की गई 29 और 30 दिसंबर को। राष्ट्रीय स्वदेशी महोत्सव 2025 के बारे में है। तो ये आयोजन किया गया 23 से लेकर 28 दिसंबर 2025 तक चित्तौड़गढ़ राजस्थान के शहीद मेजर नटवर सिंह सक्तावत स्कूल के अंदर आयोजित किया गया इसका उद्घाटन किसने किया है? राजस्थान के राज्यपाल है हरिभाऊ किशनराव बागड़े जी, और पतंजलि आयुर्वेद के संस्थापक है आचार्य बालकृष्ण जी। इन्होंने इसका शुभारंभ किया था। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया? अखिल भारतीय स्वदेशी मंच के संघ के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। इसमें प्रतिभागी कौन कौन थे? ओडिशा, तेलंगाना, यूपी, बिहार, असम, मध्य प्रदेश और त्रिपुरा जैसे विभिन्न राज्यों के कारीगर और शिल्पकारों ने अपने पारंपरिक उत्पादों का इसके अंदर प्रदर्शन किया था। इसमें प्रमुख आकर्षण क्या रहे? महोत्सव में लोक कलाओं के प्रदर्शन के साथ साथ आयुर्वेद और पंचकर्म मेला विशेष आकर्षण का केंद्र रहे इसके अंदर। ठीक है, आयुर्वेद और पंचकर्म मेला। इसका उद्देश्य क्या है जो मेला लगा? स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देना इसका उद्देश्य है, और नागरिकों को स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग के लिए प्रोत्साहित करना भी इसका उद्देश्य है। तो ये था राष्ट्रीय स्वदेशी महोत्सव 2025 चित्तौड़गढ़ के शहीद मेजर नटवर सिंह सक्तावत स्कूल में इसको आयोजित किया गया था। राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन जो है नागौर के अंदर संपन्न हुआ है ये। ठीक है, किसान सम्मेलन था, राज्य स्टेट लेवल का था, और कहाँ पर संपन्न हुआ? नागौर के अंदर। तो राज्य सरकार के 2 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 1 दिवसीय राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन उन्नत खेती समृद्ध किसान मेड़ता सिटी नागौर के अंदर 23 दिसंबर 2025 को आयोजित किया गया है ये। ठीक है, कहाँ पर? नागौर के अंदर। 1 दिन का ही था ये, और ये जो है उन्नत खेती समृद्ध किसान मेड़ता सिटी में इसका आयोजन किया गया था। मुख्य उद्देश्य क्या थे इसके? किसानों को नवीन कृषि तकनीक टेक्नोलॉजी, उन्नत बीज, आधुनिक कृषि यंत्र और राज्य और केंद्र सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी उपलब्ध करवाना इसका उद्देश्य था। तो ये था राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन। इसमें प्रतिभागी देखिए कौन थे। इस सम्मेलन में राज्य भर से लगभग 25,000 किसानों ने इसमें भाग लिया था, और प्रदर्शनी सम्मेलन के दौरान कृषि और औद्यानिकी की प्रदर्शनी लगाई गई थी। सहकारिता, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य, गोपालन और कृषि विपणन से संबंधित प्रदर्शनी लगाई गई थी। नवाचारों का प्रदर्शन के साथ ही विशेषज्ञों के द्वारा किसानों को मार्गदर्शन इसके अंदर प्रदान किया गया था। अगला महोत्सव है सांबर महोत्सव 2025 का। इसका आयोजन किया गया है 27 से लेकर 31 दिसंबर को। ये 5 दिवसीय सम्मेलन महोत्सव था। ठीक है, 2025 का है ये। और इसका स्थान क्या है, कहाँ पर आयोजित किया गया? विश्व प्रसिद्ध सांबर झील झपोक राजस्थान के अंदर इसका आयोजन किया गया था। शुभारंभ किया गया हमारे उप मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री दिया कुमारी जी के आतिथ्य में इसका शुभारंभ किया गया सांबर महोत्सव का। और इसके अंदर उप मुख्यमंत्री के द्वारा एक डाक कार्ड जो है इसका विमोचन किया गया था। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया है, ये महत्वपूर्ण है। इसका आयोजन किया गया है राजस्थान पर्यटन विभाग, जयपुर जिला प्रशासन और सांबर नगर पालिका ने आपस में मिलकर के इसको आयोजित किया है सांबर महोत्सव को। तो इसके अंदर राजस्थान का पर्यटन विभाग शामिल है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। महोत्सव के मुख्य आकर्षण क्या रहे?
इसके अंदर साहसिक गतिविधियां की गई, जैसे पैरा सेलिंग है, पैरा मोटरिंग है, पैराग्लाइडिंग है, जीप्स की सफारी है और बैलून राइड है, ये आयोजित की गई। सांस्कृतिक और अन्य गतिविधियां भी थी इसके अंदर, ट्रेन से नमक अभियान, हेरिटेज वॉक, साइकिल यात्रा और तारों को देखने यानी स्टार गेजिंग की गतिविधि भी की गई है। धार्मिक आयोजन किया गया है इसके अंदर, देवयानी तीर्थ सरोवर पर भव्य दीपोत्सव और महाआरती की गई है। ठीक है, तो धार्मिक आयोजन भी आयोजित किया गया था। फोटोग्राफी, पतंग प्रदर्शनी, शिल्प स्टॉल और स्थानीय फूड कोर्ट भी इसके अंदर, इनकी प्रदर्शनी इसके अंदर लगाई गई थी। नेक्स्ट है उदयपुर भव्य शिल्पग्राम उत्सव 2025 का आयोजन किया गया है उदयपुर के अंदर। ठीक है, कौन सा उत्सव है? भव्य शिल्पग्राम उत्सव 2025। तो पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के द्वारा 21 से 30 दिसंबर 2025 को उदयपुर के हवाला स्थित शिल्पग्राम में ये संपन्न हुआ था। शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? राजस्थान के राज्यपाल है हरिभाऊ किशन राव बागड़े और पंजाब के राज्यपाल है गुलाब चंद कटारिया, इनके द्वारा जो है इसका शुभारंभ किया गया उदयपुर में। नेक्स्ट है डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार, तो ये दिया गया है रामनाथ चौधरी को। महत्वपूर्ण है, ये याद रखना है। रामनाथ चौधरी जी जयपुर राजस्थान के हैं और आप दुनिया के इकलौते कलाकार हैं जो नाक से अलगोजा बजाते हैं। तो नाक से अलगोजा बजाने वाले इकलौते कलाकार का नाम क्या है? रामनाथ चौधरी। इनका संबंध कहाँ से है? जयपुर से है और इनको दिया गया है डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार। नेक्स्ट है डॉक्टर निरंजन वल्लभाई राज्यगुरु, ये राजकोट गुजरात के हैं और इन्होंने लोक और भक्ति संगीत पर व्यापक शोध करके 700 घंटे का ध्वनि मुद्रांकन किया है। ठीक है, इन दोनों को दिया गया है। ठीक है, डॉक्टर कोमल कोठारी का जो है स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार। देखिए पुरस्कार राशि इसके अंदर कितनी दी गई है इनको दी गई है 2,51,000 रुपये और रजत पट्टिका इसके अंदर इनको प्रदान की गई है। हिवडारी हूँ प्रश्नोत्तरी, विजन भारत 2047 शिविर और बांस, पेपर मेसी और कठपुतली कार्यशाला इसके अंदर विशेष आकर्षण का केंद्र रही है। तो ये जो आयोजन किया गया था इसके अंतर्गत ही ये पुरस्कार दिया गया है। कहाँ पर? उदयपुर में। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य एवं कल्याण महोत्सव, तो WHWF 2025 के बारे में। इसका आयोजन जो है इसका 5वां संस्करण था ये और 20 से लेके 21 दिसंबर 2025 को होटल क्लार्क्स आमेर जयपुर के अंदर ये संपन्न हुआ था। इसका आयोजन किसने किया है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इवेंट मैनेजमेंट और संस्कृति युवा संस्था के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। उद्घाटन जो है जल संसाधन मंत्री है सुरेश सिंह रावत, इनके द्वारा ये इसका उद्घाटन किया गया है। प्रमुख गतिविधियां क्या रही? योग साधना, मन, शरीर और आत्मा के संतुलन पर सत्र आयोजित किया गया और CPR बेसिक लाइफ सपोर्ट का डमी पर व्यवहारिक प्रशिक्षण भी इसमें प्रदान किया गया। ठीक है, तो कहाँ पर संपन्न हुआ था? ये जयपुर के अंदर संपन्न हुआ है विश्व स्वास्थ्य एवं कल्याण महोत्सव। नेक्स्ट है वेस्ट जोन इंटर यूनिवर्सिटी महिला बास्केटबॉल, तो राजस्थान विश्वविद्यालय को इसके अंदर 3रा स्थान मिला है। ठीक है, वेस्ट जोन इंटर यूनिवर्सिटी महिला बास्केटबॉल के अंदर किसको मिला है? राजस्थान विश्वविद्यालय को 3रा स्थान मिला है। अब इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? आयोजन किया गया लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान है ग्वालियर के अंदर। 23 से लेकर 27 दिसंबर 2025 को इसका आयोजन किया गया है। उपलब्धि क्या है? प्रतियोगिता में राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर की महिला टीम ने 3रा स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, तो राजस्थान विश्वविद्यालय की जो महिला टीम है इसने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? 3रा स्थान। इसका परिणाम रहा राजस्थान विश्वविद्यालय ने कड़े मुकाबले में DAVV इंदौर को 64-61 के स्कोर से हराया था और 3रा स्थान प्राप्त किया है। प्रतिभागिता इस चैंपियनशिप में देश भर के 95 जो 95 विश्वविद्यालय है इनकी टीमों ने हिस्सा लिया था। तो 95 टीमें आई थी कहाँ पर? ग्वालियर के अंदर, और इसमें हमारी जो राजस्थान विश्वविद्यालय जो है इसको 3रा स्थान मिला है। नेक्स्ट है 80वीं वेस्टर्न इंडिया स्क्वैश चैंपियनशिप, तो इसके अंदर राजस्थान को 5 पदक मिले हैं और ये आयोजित की गई है क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया CCI मुंबई के अंदर 17 से लेके 21 दिसंबर को। ठीक है, राजस्थान को कितने पदक मिले हैं? 5 पदक मिले हैं। किस प्रतियोगिता में मिले हैं? 80वीं वेस्टर्न इंडिया स्क्वैश चैंपियनशिप के अंदर।
अब राजस्थान को जो टोटल 5 पदक मिले हैं कौन कौन से हैं ये, इसमें 2 गोल्ड मिले हैं, 1 सिल्वर मिला है और 2 कांस्य पदक राजस्थान को मिले हैं। अब पदक विजेता खिलाड़ी देखिए, ये सारे जो है स्क्वैश के खिलाड़ी है, ये ध्यान रखना है। स्वर्ण पदक किसने जीता है, 2 लोगों ने जीता है, ये 2 खिलाड़ी है ये स्क्वैश के, धैर्य गोगिया और अमय महाजन। तो धैर्य गोगिया ने बॉयज अंडर 13 में जीता है, फाइनल में महाराष्ट्र के एरन आरंबन को हराया इन्होंने। और अमय महाजन ये अंडर 9 के हैं और फाइनल में वैभव वीसी को इन्होंने पराजित किया है। इसके अलावा रजत पदक विजेता खिलाड़ी कौन है, तो रजत पदक जो सिल्वर मेडल जीता है ये है फरीद अंद्राबी, बॉयज अंडर 15 के अंदर। फाइनल में विवान खन्ना महाराष्ट्र से हार गए थे ये, और इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। तो ये तीनों खिलाड़ी जो 2 और देखेंगे, धैर्य गोगिया, अमय महाजन और फरीद अंद्राबी, ये स्क्वैश से संबंधित है। कांस्य पदक किसने जीता है, कांस्य पदक जीता है दिव्यांशी जैन ने, ये भी स्क्वैश से संबंधित है। और युवान वर्मा, ये भी स्क्वैश से संबंधित है। तो दिव्यांशी जैन जो है गर्ल्स अंडर 15 में जीता है इन्होंने, और महाराष्ट्र की आशी शाह को हराकर इन्होंने कांस्य पदक जीता है। ठीक है, किसको हराया है, महाराष्ट्र की आशी शाह को हराकर इन्होंने कांस्य पदक जीता है। युवान वर्मा बॉयज अंडर 11 के हैं और दिल्ली के रुद्रांश प्रभाकर को हराकर इन्होंने कांस्य पदक हासिल किया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, चित्तौड़गढ़ के अंदर घूमर नृत्य का विश्व रिकॉर्ड बना है चित्तौड़गढ़ के अंदर। तो 26 दिसंबर 2025 को चित्तौड़गढ़ में 15,000 से अधिक महिलाओं ने एक साथ पारंपरिक घूमर नृत्य करके नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो ये डाटा याद रखिए, 15,000 महिलाओं ने एक साथ जो है घूमर नृत्य किया है। कहाँ पर किया है ये किया है चित्तौड़गढ़ के अंदर 26 दिसंबर को। यह उपलब्धि सांसद खेल महाकुंभ और सांसद सांस्कृतिक महोत्सव के दौरान हासिल की गई है। प्रतिभागी कौन थे इसके अंदर, नृत्य के अंदर 5 वर्ष की बालिकाओं से लेकर 70 वर्ष की बुजुर्ग महिलाओं तक ने उत्साहपूर्ण इसके अंदर भाग लिया था। ठीक है, 5 साल की बालिकाएं थी मिनिमम और 70 साल तक की इसके अंदर बुजुर्ग महिलाएं भी थी। वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ इंडिया के सीईओ पवन सोलंकी ने इस रिकॉर्ड का आपराधिक प्रमाण पत्र जो है आधिकारिक जो प्रमाण पत्र है सांसद सीपी जोशी को सौंपा है। ठीक है, सीपी जोशी ने लिया है इसका आधिकारिक प्रमाण पत्र। चित्तौड़गढ़ के इस आयोजन ने मार्च 2025 में सूरत में बना 12,000 महिलाओं का पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो इससे पहले रिकॉर्ड था 12,000 महिलाओं के एक साथ नृत्य करने का, अब बनाया है 15,000 महिलाओं ने एक साथ नृत्य करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है। जयपुर में नवंबर 2025 में आयोजित पहले राज्य स्तरीय घूमर महोत्सव में 6100 महिलाओं के प्रदर्शन को एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया था। तो ये एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया था 6100 महिलाओं का डांस। ये घूमर नृत्य की बात हो रही है। नेक्स्ट है आरसीए अंडर 14 स्टेट टूर्नामेंट, इसमें सीकर चैंपियन बना है। ठीक है, कौन बना है, सीकर इसके अंदर चैंपियन बना है आरसीए अंडर 14 स्टेट टूर्नामेंट के अंदर। अब देखिए इसका आयोजन किया गया है आरसीए के द्वारा दिसंबर 2025 के अंदर। फाइनल मुकाबला हुआ था 27 दिसंबर को और जयपुर में ये आयोजित हुआ था। सीकर ने हराया है जयपुर को 9 विकेट से और खिताब जीता है। मैच में प्रदर्शन क्या रहा, जयपुर की टीम 99 रनों पर सिमट गई थी, जिसे सीकर ने 22.2 ओवर में 1 विकेट खोकर 100 रन बना लिए थे। मैच के नायक रहे थे लवमीत गुर्जर और इन्होंने 21 रन देके 5 विकेट लिए थे और मयूर शर्मा इन्होंने 69 रन बनाए थे। नेक्स्ट है अर्जुन अवार्ड 2025 के बारे में। तो राजस्थान के 3 खिलाड़ी नामांकित हुए थे अर्जुन अवार्ड 2025 के अंदर। तो ध्यान रखना है, ये नामांकन किया गया है 24 दिसंबर 2025 को खेल मंत्रालय की समिति ने, और इसके अंदर राजस्थान के 3 खिलाड़ी है। खेल रत्न इसके अंदर हॉकी खिलाड़ी हार्दिक सिंह को प्रतिष्ठित मेजर ध्यानचंद खेल रत्न के लिए नामांकित किया गया है। ठीक है, अर्जुन पुरस्कार के लिए कुल 24 खिलाड़ियों में राजस्थान के 3 खिलाड़ी इसके अंदर शामिल है, और इसके अंदर है पद्मनाभ सिंह, जयपुर के हैं, पोलो खिलाड़ी हैं ये, और पूर्व भारतीय कप्तान और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी के पुत्र हैं। ठीक है, पद्मनाभ सिंह जी, और इनको नामित किया गया है अर्जुन पुरस्कार के लिए। इसके अलावा ऊपर हमने पढ़ा है हॉकी खिलाड़ी हार्दिक सिंह है, इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न के लिए नामांकित किया गया है। इसके अलावा 2 अन्य खिलाड़ी हैं निर्मला भाटी। निर्मला भाटी ये कुचामन सिटी नागौर से आती है और विश्व विजेता खो खो टीम की सदस्य रही है ये। इन्होंने टीम में वजीर की भूमिका निभाई थी। ठीक है, तो खो खो की टीम की सदस्य है निर्मला भाटी। तीसरे हैं रुद्रांश खंडेलवाल, इनको भी अर्जुन पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है।
भरतपुर के खिलाड़ी है ये, पैरा शूटर है ये, और इनके पास 25 प्लस अंतर्राष्ट्रीय मेडल है। चांगवान वर्ल्ड कप 2025 में 2 स्वर्ण इन्होंने जीते हैं। नेक्स्ट है 37वीं फेडरेशन कप हैंडबॉल, राजस्थान पुरुष टीम इसके अंदर उपविजेता रही है। कौन सी प्रतियोगिता है ये? 37वीं फेडरेशन कप हैंडबॉल, राजस्थान की टीम इसके अंदर क्या रही है? उपविजेता रही है। इसका आयोजन किया गया है 6 से लेकर 10 दिसंबर 2025 को केडी सिंह बाबू स्टेडियम, लखनऊ यूपी के अंदर ये संपन्न हुआ है। इसका परिणाम क्या रहा? राजस्थान की पुरुष टीम चैंपियनशिप में रनर अप रही है इसके अंदर, और फाइनल के अंदर खिताबी मुकाबले में पंजाब ने राजस्थान को 32-33 के अंतर से हराया है। ठीक है, पंजाब ने राजस्थान को कितने से हराया? 32-33 से। सेमीफाइनल में राजस्थान ने सीआरपीएफ को 32-24 से हराकर फाइनल में इसके अंदर जगह बनाई थी। नेतृत्व की बात करें तो उपविजेता रही राजस्थान टीम के कप्तान इसके अंदर कौन थे? करण सिंह शेखावत। नेक्स्ट है 7वीं जूनियर राज्य स्तरीय बॉल बैडमिंटन प्रतियोगिता के बारे में। इसका आयोजन किया गया है 12 से 14 दिसंबर 2025 को आदर्श स्टेडियम पड़ता है बाड़मेर में, यहाँ पर ये आयोजित किया गया है। बैडमिंटन प्रतियोगिता राज्य स्तर की थी ये, बॉल बैडमिंटन प्रतियोगिता। इसके आयोजक कौन थे? इसके आयोजक थे राजस्थान और बाड़मेर जिला बॉल बैडमिंटन संघ के संयुक्त तत्वाधान में इसका आयोजन किया गया है। परिणाम क्या रहा? ये 7वीं जूनियर राज्य स्तरीय बॉल बैडमिंटन प्रतियोगिता का बालक वर्ग के अंदर टोंक विजेता रहा और करौली इसके अंदर उपविजेता रही है। फाइनल स्कोर रहा है 35-30 और 35-29। बालिका वर्ग की बात करें तो इसमें चूरू ने खिताब जीता है और टोंक इसके अंदर उपविजेता रहा है। देखिए, बालक वर्ग के अंदर टोंक विजेता रहा है, बालिका वर्ग के अंदर टोंक उपविजेता रहा है। ठीक है, और बालिका वर्ग में चूरू विजेता रहा है। फाइनल के अंदर 35-29, 32-35 और 35-31 से खिताब जीता है चूरू ने। तीसरा स्थान बालक और बालिकाओं दोनों वर्गों में जयपुर की टीम तीसरे स्थान पर रही है। नेक्स्ट है राजस्थान ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट टीओडी नीति को मंजूरी मिल गई है। महत्वपूर्ण है ये, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट नीति को मंजूरी मिल गई है। तो राज्य मंत्रिमंडल ने दिसंबर 2025 के अंदर शहरीकरण की चुनौतियों और यातायात प्रबंधन के लिए टीओडी नीति को मंजूरी दी है। टीओडी नीति मतलब ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सार्वजनिक परिवहन केंद्र, मेट्रो, रेलवे आदि के समीप सघन यानी कॉम्पैक्ट, मिश्रित उपयोग और उच्च घनत्व वाले क्षेत्रों का विकास करना। ठीक है, जो भी सार्वजनिक परिवहन केंद्र है, मेट्रो, रेलवे, इनके समीप क्या करना है? कॉम्पैक्ट, मिश्रित उपयोग और उच्च घनत्व के क्षेत्रों का विकास करना है। इसमें तकनीकी मानक क्या रहेंगे? यह नीति मेट्रो, रेलवे और आरआरटीएस जैसे उन सिस्टम पर लागू होगी जहां पीक आवर्स में एक दिशा में प्रति घंटा 5000 या अधिक यात्री सफर करते हों। टीओडी नोड और जोन, इन स्टेशनों को नोड कहा जाएगा और इनके आसपास के जो 800 मीटर के दायरे जो है इसको टीओडी जोन माना जाएगा। ठीक है, तो मेट्रो और रेलवे के आसपास जो है 800 मीटर के दायरे को क्या माना जाएगा? टीओडी जोन। इसका प्रमुख लाभ क्या रहेगा? पर्यावरण को लेकर पैदल चलने और साइकिलिंग यानी गैर मोटर चालित परिवहन को प्रोत्साहन मिलेगा। सुविधा क्या रहेगी? लंबी यात्राओं की आवश्यकता कम होने से प्रदूषण और ट्रैफिक जाम के अंदर गिरावट आएगी। विकास तो बुनियादी ढांचे का विस्तार होगा इसके अंतर्गत, और सार्वजनिक परिवहन का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित होगा। यह नीति जो है भविष्य के स्मार्ट और सतत शहरों के निर्माण और कार्बन फुटप्रिंट कम करने में सहायक सिद्ध होगी। अगला है नवाचार दिवस स्टार्टअप कॉन्क्लेव के बारे में। तो राजस्थान सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की श्रृंखला के अंदर नवाचार दिवस स्टार्टअप कॉन्क्लेव 12 दिसंबर 2025 को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर के अंदर इसका आयोजन किया गया है। कॉन्क्लेव के मुख्य आकर्षण क्या थे? स्टार्टअप की प्रदर्शनी, जिसमें प्रदेश के उद्यमी अपने नवाचार युक्त उत्पाद और सेवाएं प्रदर्शित किए गए। ठीक है, तो इसके अंदर जो है उद्यमियों के द्वारा अपने नवाचार युक्त उत्पाद और सेवाएं प्रदर्शित की गई थी इस कॉन्क्लेव में, और ये जो है 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में कहाँ पर आयोजित की गई थी? जयपुर के अंदर। कार्यक्रम के मुख्य बिंदु क्या रहे? स्टार्टअप फंडिंग, तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मुख्य आतिथ्य में 333 चयनित जो स्टार्टअप है इनको इस कार्यक्रम में 10.79 करोड़ की फंडिंग दी गई है। कितनी? 10.79 करोड़ की। मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान डिजीफेस्ट के टीजर एवं हैकाथॉन का लोकार्पण किया है। इस डिजीफेस्ट का आयोजन
टाई ग्लोबल समिट के सहयोग से जनवरी 2026 में जयपुर में किया जाएगा। तो ये जो डिजिफेस्ट होगा ये जनवरी 2026 में जयपुर में आयोजित किया जाएगा टाई ग्लोबल समिट के सहयोग से। नेक्स्ट है सुनील शर्मा बने हैं राज्य के सूचना आयुक्त। ठीक है, तो राज्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? सुनील शर्मा जी। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी है सुनील शर्मा जी, इनको राजस्थान के राज्य सूचना आयुक्त यानी स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर पद पर 8 दिसंबर 2025 को नियुक्त किया है। कब किया है? 8 दिसंबर 2025 को नियुक्त किया है। किसको? सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी है सुनील शर्मा को। उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ मुख्य सूचना आयुक्त मोहनलाल लाठर ने 10 दिसंबर 2025 को दिलाई है। कार्यकाल क्या रहेगा? उनकी नियुक्ति पदभार ग्रहण करने की तारीख से 3 वर्ष की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो उनकी उसके लिए की गई है। सुनील शर्मा की नियुक्ति के समय राजस्थान राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त सहित सूचना आयुक्तों की संख्या 5 हो गई है। ठीक है, तो मुख्य सूचना आयुक्त है मोहनलाल लाठर है और अन्य सूचना आयुक्त है सुरेश चंद्र गुप्ता, महेश चंद्र पारेख और टीकाराम शर्मा। इसके साथ ही सुनील शर्मा की भी नियुक्ति हो गई। तो टोटल कितने हो गए? 5, 4 सदस्य और 1 मुख्य सूचना आयुक्त। नेक्स्ट है पहला प्रवासी राजस्थानी दिवस 2025 जयपुर के अंदर आयोजित किया गया। कब आयोजित किया गया था? ये 10 दिसंबर 2025 को जेईसीसी सभागार जयपुर के अंदर। तो इसके अंदर प्रगति पथ का उद्घाटन किया गया है। इसकी थीम है बढ़ता राजस्थान हमारा, राजस्थान इसकी थीम थी। इसके अंतर्गत ही यानी प्रवासी राजस्थानी दिवस जो 2025 था, इसके अंतर्गत ही बड़ी घोषणाएं की गई है। राजस्थान फाउंडेशन तो 14 नए चैप्टर्स 9 विदेश और 5 देश के राज्यों में स्थापित करने की घोषणा की गई है। ठीक है, तो राजस्थान फाउंडेशन के कितने चैप्टर? 14 नए चैप्टर खुलेंगे 5 विदेशों में और 5 देश के राज्यों में। विदेश के नए चैप्टर कहाँ खुलेंगे? ये दक्षिण अफ्रीका, बहरीन, कुवैत, ओमान, मलेशिया, थाईलैंड, हांगकांग, न्यूजीलैंड और कनाडा में होंगे। राज्यों के नए चैप्टर की बात करें तो पंजाब, हरियाणा, यूपी, सिक्किम और केरल में भी नए चैप्टर खोले जाएंगे। राइजिंग राजस्थान तो वर्ष 2026 में पुनः ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन का निर्णय किया गया है। 2026 में होगी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट। लॉन्च की नीतियाँ और पोर्टल तो अनिवासी राजस्थानी यानी एनआरआर नीति 2025 और राजस्थान पर्यटन नीति 2025 जारी की गई है। पोर्टल जो है राजस्थान डेवलपमेंट सपोर्ट पोर्टल, आरडीएसपी, सिटी गैस वितरण पोर्टल और माइनिंग डैशबोर्ड का शुभारंभ किया गया। निवेश और एमओयू की बात करें तो 1 लाख करोड़ के निवेश की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आयोजित की गई थी। ये 10 दिसंबर की बात हो रही है। वेदांता ग्रुप तो अनिल अग्रवाल ने राजस्थान में देश की सबसे बड़ी जो है फर्टिलाइजर फैक्ट्री लगाने और 1 लाख करोड़ के निवेश को दोगुना करने की घोषणा की है। तो ये जो है 1 करोड़ के निवेश को दोगुना कर देंगे। कौन? वेदांता ग्रुप के हैं अनिल अग्रवाल जी। प्रवासी राजस्थानी सम्मान, इसी के अंतर्गत 9 विभूतियों को सम्मानित किया गया है। इनमें अनिल अग्रवाल, कुमार मंगलम बिरला, विनीत मित्तल है, अजय पीरामल है, माधव सिंघानिया है, पूनम चंद्र राठी, नरसी कुलरिया, सीएम मुंदड़ा और प्रदीप राठौड़ इसके अंदर शामिल है। अन्य कौन है इसमें? कमिटमेंट इन एक्शन कॉफ़ी टेबल बुक का विमोचन किया गया है इसके अंदर। समारोह में 26 चैप्टरों के पदाधिकारियों सहित 8700 से अधिक जो है लोगों ने इसके अंदर पंजीकरण करवाया है। 26 इसके अंदर राजस्थान चैप्टर के पदाधिकारी शामिल है। कार्यक्रम में सभी 26 राजस्थान चैप्टर यानी 12 अंतर्राष्ट्रीय और 14 घरेलू चैप्टर के पदाधिकारी शामिल हुए। अंतर्राष्ट्रीय चैप्टर की बात करें तो म्यूनिक जर्मनी के थे, नैरोबी केन्या, दुबई यूएई, इसके बाद में सिंगापुर, दोहा कतर, टोक्यो जापान, रियाद सऊदी अरब, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया, कंपाला युगांडा, काठमांडू नेपाल, लंदन यूके, न्यूयॉर्क यूएसए शामिल है। तो देखिए 12 इंटरनेशनल चैप्टर स्थापित है वर्तमान में और 14 जो है घरेलू चैप्टर स्थापित है। तो 14 घरेलू देखिए कौन कौन से हैं? दिल्ली, रांची, गुवाहाटी, पुणे, भुवनेश्वर, मुंबई, चेन्नई, अहमदाबाद, सूरत, बेंगलुरु और हैदराबाद, इंदौर, कोलकाता और कोयम्बटूर इसके अंदर शामिल है। ठीक है, और अभी जो है घोषणा की गई है कि नए चैप्टर 14 नए चैप्टर जुड़ेंगे। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 26 + 14 यानी 40 हो जाएंगे। नेक्स्ट है वुडन हैंडीक्राफ्ट कॉमन फैसिलिटी सेंटर। तो वुडन हैंडीक्राफ्ट कॉमन फैसिलिटी सेंटर जोधपुर ज़िले में जो है 1800 लाख रुपए की लागत से निर्मित किया गया है।
ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? अत्याधुनिक केंद्र राजस्थान के प्रसिद्ध वुडन हैंडीक्राफ्ट उद्योग, विशेषकर फर्नीचर निर्माण क्षेत्र को आधुनिक तकनीक, उच्च उत्पादन दक्षता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए सक्षम बनाने के उद्देश्य से ये तैयार किया गया है। ठीक है, इसका उद्देश्य है ये। इस परियोजना को भारत सरकार और राजस्थान सरकार के संयुक्त प्रयास से विकसित किया गया है। विशेषता क्या है? इस फैसिलिटी सेंटर में भी सभी आधुनिक मशीनरी स्थापित की गई है जिन्हें सामान्यतः छोटे उद्यमी खरीदने में सक्षम नहीं होते हैं। तो जो सारी मशीनरी इसके अंदर शामिल है, छोटे उद्योग जिसको खरीद नहीं पाते हैं। लाभ क्या होगा? इसमें ऐसे कारीगर और उद्यमियों को अत्याधुनिक संसाधनों का लाभ मिलेगा जिनके पास भारी निवेश की क्षमता नहीं है। तो जो छोटे उद्यमी हैं और कारीगर हैं उनको जो है इसके अंदर लाभ मिलेगा। नेक्स्ट, राजस्थान पुलिस अकादमी आरपीए देश का सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण संस्थान बन गया है। ठीक है, राजस्थान पुलिस अकादमी। तो केंद्र सरकार के क्षमता विकास आयोग ने राजस्थान पुलिस अकादमी को उत्कृष्ट संस्थान का दर्जा प्रदान किया है। ठीक है, तो ये याद रखना है, आरपीए बना है उत्कृष्ट संस्थान। तो आरपीए यह प्रतिष्ठित दर्जा पाने वाली देश की पहली राज्य पुलिस अकादमी बनी है। यह अब देश के शीर्ष 5 सर्वश्रेष्ठ जो है प्रशिक्षण संस्थानों के अंदर शामिल है। आयोग के द्वारा 9 से 10 दिसंबर 2025 को 8 स्तंभों और 43 कठिन मानकों के आधार पर अकादमी का परीक्षण किया गया है। उल्लेखनीय है कि आरपीए को पूर्व में भी 3 बार देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी घोषित किया जा चुका है। तो सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी जो है आरपीए है। नेक्स्ट, नौनेरा, वृहद एवं परवन अकावद पेयजल परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। कौन सी परियोजनाएं हैं ये? नौनेरा, वृहद और परवन अकावद पेयजल परियोजनाएं। तो राज्य सरकार के द्वारा जल जीवन मिशन के अंतर्गत 2 प्रमुख पेयजल परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है जिनके कार्यादेश वर्क ऑर्डर दिसंबर 2025 में जारी कर दिए गए हैं। अब कौन कौन सी योजनाएं हैं ये? नौनीरा वृहद पेयजल परियोजना है और परवन अकावद पेयजल परियोजना है। परियोजना पर व्यय कितना आएगा? टोटल 5,184 करोड़ का व्यय आएगा। नौनीरा वृहद परियोजना के अंतर्गत जो है 1661.14 करोड़ का व्यय आएगा। परवन अकावद पेयजल परियोजना के अंदर 3,523.16 करोड़ का व्यय आएगा। इसके अंदर देखो लाभार्थी कौन कौन रहेगा। नौनेरा वृहद पेयजल परियोजना से कोटा और बूंदी जिले के 749 गांव हैं और 6 कस्बे के लगभग 1.13 लाख परिवारों को हर घर जल जो है उपलब्ध रहेगा। ठीक है, तो नौनेरा वृहद परियोजना का लाभ किसको मिलेगा? कोटा और बूंदी जिले को। परवन अकावद पेयजल परियोजना से 12 के 907 गांव हैं, कोटा के सांगोद विधानसभा के 184 गांव हैं और झालावाड़ के 311 गांव सहित कुल 1402 गांव और 776 ढानियों को लाभ मिलेगा। इन जिलों के लगभग 1.52 लाख परिवारों तक शुद्ध पेयजल उपलब्ध रहेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नौनेरा वृहद परियोजना से कोटा और बूंदी जिले हैं। परवन अकावद पेयजल परियोजना से 12 हैं, कोटा है और झालावाड़ है, तीनों है इसके अंदर। दोनों परियोजनाओं को अगस्त 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। अगला है गंग नहर सुशासन के 100 वर्ष समारोह। तो इसका आयोजन किया गया है। 100 वर्ष पूर्ण होने पर केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की पहल पर राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया है। यह उत्सव आयोजित किया गया है 5 दिसंबर से लेकर 26 अक्टूबर 2027 तक ये चलेगा। ठीक है, 5 दिसंबर 2025 से लेकर कब तक चलेगा? 26 अक्टूबर 2027 तक। शुभारंभ कहाँ पर किया गया है? 5 दिसंबर 2025 को फिरोजपुर पंजाब से, जहाँ पर 1925 में महाराजा गंगा सिंह ने शिलान्यास किया था। तो गंग नहर के 100 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। राजस्थान में इसका आगाज श्रीगंगानगर के साधुवाली से हुआ है। तो ये भी याद रखना है कहाँ से इसका शुभारंभ हुआ है। ये हुआ है गंगानगर के साधुवाली से। और इसका समापन कहाँ पर होगा? शिवपुर हेड श्रीगंगानगर के अंदर इसका समापन होगा 26 अक्टूबर 2027 को। आयोजन के लिए जल संसाधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति गठित की गई है। मुख्यमंत्री बचनलाल शर्मा ने गंग नहर के पुनरुद्धार के लिए 1717 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी है। नेक्स्ट है अजय रस्तोगी आरसीए के लोकपाल नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, अजय रस्तोगी आरसीए के लोकपाल नियुक्त हुए हैं। तो जोधपुर हाईकोर्ट ने रिटायर्ड जस्टिस अजय रस्तोगी को राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का 1 वर्ष के लिए लोकपाल नियुक्त किया है।
उच्च न्यायालय ने श्री गंगानगर जिला क्रिकेट संघ बनाम आरसीए की याचिका पर यह निर्णय 3 दिसंबर 2025 को सुनाया है। ठीक है, तो अजय रस्तोगी जो है आरसीए के लोकपाल नियुक्त किए गए हैं। कुछ समय पहले आरसीए की अलग अलग साधारण सभा की बैठक में रिटायर्ड जस्टिस दीपक वर्मा और अजय रस्तोगी दोनों के नाम लोकपाल पद के लिए प्रस्तावित किए गए थे। जिला संघों की ओर से मांग की गई थी कि दीपक वर्मा को लोकपाल नियुक्त किया जाए, किंतु आरसीए में चल रहे विवाद और मतभेदों के कारण नियुक्ति प्रक्रिया अटक गई थी। इसके बाद श्री गंगानगर जिला क्रिकेट संघ ने मामला उच्च न्यायालय में उठाया था। तो अजय रस्तोगी बने हैं। नेक्स्ट है बीएम शर्मा प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया पीसीआई के सदस्य नियुक्त किए गए हैं। कौन? बीएम शर्मा जी। तो भारत सरकार ने भारतीय प्रेस परिषद का पुनर्गठन करते हुए राजस्थान के वरिष्ठ पत्रकार है बीएम शर्मा, इनको प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया पीसीआई का सदस्य 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए मनोनीत किया है। ठीक है, तो पीसीआई के सदस्य कौन नियुक्त किए गए हैं? राजस्थान के वरिष्ठ पत्रकार बीएम शर्मा। भारत सरकार के गजट नोटिफिकेशन में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार बीएम शर्मा को छोटे समाचार पत्रों के प्रतिनिधि के रूप में भारतीय प्रेस परिषद यानी पीसीआई का सदस्य मनोनीत किया गया है। यह तीसरी बार है जब बीएम शर्मा प्रेस परिषद के सदस्य मनोनीत किए गए हैं। इससे पहले 1992 से 95 और 95 से 1998 तक भारतीय प्रेस परिषद के ये सदस्य रह चुके हैं। नेक्स्ट है ऑल वुमेन दीक्षांत परेड में 317 जो है महिला प्रशिक्षुओं ने पूरा किया है प्रशिक्षण। ठीक है, कितने महिला प्रशिक्षु थे जो वुमेन ट्रेनी थे? वो थे 317। किसके अंतर्गत? ऑल वुमेन दीक्षांत परेड के अंतर्गत। महिला कांस्टेबलों के 98वें और 99वें बैच का दीक्षांत परेड समारोह का आयोजन किया गया राजस्थान पुलिस अकादमी में 8 दिसंबर 2025 को। इसके अंदर जो ट्रेनी थे, इस दीक्षांत परेड में प्रशिक्षण पूर्ण कर चुकी 317 महिला कांस्टेबलों ने राष्ट्र सेवा की शपथ ली है। इसके बाद वे आधिकारिक तौर पर पुलिस बल में शामिल हो गई है। इनमें राजस्थान पुलिस की 241 है, दूरसंचार विभाग की 76 महिला कांस्टेबल इसके अंदर शामिल है। मुख्य अतिथि कौन थे इसके अंदर? राजीव कुमार शर्मा, ये महानिदेशक है पुलिस राजस्थान के। ठीक है, तो अभी महानिदेशक कौन है राजस्थान पुलिस के? राजीव कुमार शर्मा। इस ऑल वुमेन दीक्षांत परेड के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली जो ट्रेनी महिला कांस्टेबल थी, उनके प्रशिक्षकों को भी सम्मानित किया गया है। जो उनके ट्रेनर्स हैं उनको भी सम्मानित किया गया था। पुरस्कृत प्रशिक्षु कौन कौन है? देखिए, महिला कांस्टेबल कोमल चौधरी, इन्होंने 3 अलग अलग श्रेणियों में पुरस्कार जीतकर रिकॉर्ड बनाया है। बैच संख्या 98 की पुरस्कृत सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षु कांस्टेबल कोमल चौधरी रही, पीटीसी जयपुर की। ऑलराउंडर इंडोर और क्रिकेट कंप्यूटर विषय में सर्वश्रेष्ठ थी ये। खुशी कुमारी ड्रिल और आउटडोर में सर्वाधिक। रोमिका शर्मा फायरिंग में ये सर्वश्रेष्ठ रही है। बैच संख्या 99 की पुरस्कृत कौन कौन है? ममता जांगू भरतपुर की है और ऑलराउंडर और इंडोर में सर्वश्रेष्ठ रही है। किरण सेन झालावाड़ की आउटडोर में सर्वश्रेष्ठ रही है। संजना चेतीवाल धौलपुर की फायरिंग में सर्वश्रेष्ठ रही है। लक्ष्मी यादव झालावाड़ की ड्रिल में सर्वश्रेष्ठ रही है। कनिष्का खटीक राजसमंद की ये कंप्यूटर विषय में सर्वश्रेष्ठ रही है। अब इनके जो ट्रेनर्स हैं ये भी पुरस्कृत हुए हैं। तो ट्रेनर कौन कौन है देखिए, पुलिस निरीक्षक श्रीमती रजनी मीणा, ये बैच संख्या 98 की है। इंडोर के अंदर इनको पुरस्कार दिया गया है। हेड कांस्टेबल श्री गोविंद सिंह, बैच नंबर 98 के, आउटडोर में दिया गया है। पुलिस निरीक्षक मीना वर्मा, ये बैच संख्या 99 की है। इंडोर के अंदर इनको पुरस्कृत किया गया है। हेड कांस्टेबल प्रहलाद कुमार, बैच संख्या 99 की है। आउटडोर के अंदर इनको पुरस्कृत किया गया है। तो ये सारे नाम याद रखने की आपको आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट है 52वीं राजस्थान स्टेट जूनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप के बारे में। इसका आयोजन किया गया है 6 से 8 दिसंबर 2025 को मोलासर डीडवाना के अंदर। आयोजन किसके द्वारा किया गया? राजस्थान वॉलीबॉल एसोसिएशन वीएफआई और राजस्थान स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा इसका आयोजन किया गया। कौन सी प्रतियोगिता है ये? राजस्थान स्टेट जूनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप प्रतियोगिता। बालिका वर्ग के अंदर विजेता रही इसके अंदर जयपुर गर्ल्स एकेडमी। फाइनल के अंदर भीलवाड़ा को 3-0 से इन्होंने हराया है। ठीक है, तीसरा स्थान हनुमानगढ़ को मिला है। झुंझुनू को 2-1 से हराकर इन्होंने कांस्य पदक जीता है। ठीक है, तो 52वीं राजस्थान स्टेट जूनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप के अंदर विजेता बालिका वर्ग में जो है कौन रही विजेता? ये रही जयपुर गर्ल्स एकेडमी। किसको हराया है? इन्होंने हराया है भीलवाड़ा को।
बालक वर्ग के अंदर विजेता कौन रहा? चूरू रहा। और फाइनल में किसको हराया? बीकानेर को। तीसरा स्थान मिला है जयपुर को। अगला है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के बारे में। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी इसके अंदर चैंपियन बनी है। ठीक है, तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स KIUG जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं, इसका आयोजन किया गया राजस्थान के 7 शहरों में। कौन कौन से शहर हैं? जयपुर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा और भरतपुर। इसके अंदर 24 नवंबर से लेके 5 दिसंबर 2025 तक इसका आयोजन किया गया है। इन खेलों में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने 42 स्वर्ण पदक जीते हैं, 14 रजत पदक जीते हैं और 11 कांस्य सहित 67 पदक जीते हैं। ठीक है, तो पहला स्थान किसने प्राप्त किया है? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने। और इसने कुल कितने पद प्राप्त किए हैं? 67 पदक। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ने 32 स्वर्ण, 24 रजत और 22 कांस्य पदकों के साथ ये विजेता रही है। तो उपविजेता कौन रही है? LPU। विजेता कौन रही है? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। तो ये दोनों याद रखने हैं। ये पदक तालिका है। शीर्ष 10 विश्वविद्यालय देखिए कौन कौन रहे हैं। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय टोटल 67 पदक जीते हैं। ये पदक भी आपको याद रखने हैं। कितने गोल्ड जीते हैं ये भी महत्वपूर्ण है। तो 42 गोल्ड जीते हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने। कुल कितने जीते हैं? 67 पदक। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ने 32 गोल्ड जीते हैं, टोटल 78 पदक जीते हैं। तो इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है कि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ने टोटल पदक कितने जीते हैं? 78। लेकिन जिसने ज़्यादा स्वर्ण जीते हैं, जिसने ज़्यादा गोल्ड जीते हैं वो पहले स्थान पर रहा है। ठीक है, सबसे ज़्यादा पदक पूछे तो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक पूछे तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, और टॉप पर कौन रही है? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है स्वर्ण पदक। इसके बाद में गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, इसने टोटल 72 पदक जीते हैं 32 गोल्ड के साथ। चौथे नंबर पर जैन यूनिवर्सिटी कर्नाटक की है, 30 गोल्ड जीते हैं इसने, 50 पदक जीते हैं टोटल। गुरु काशी यूनिवर्सिटी, इसने 15 पदक जीते हैं गोल्ड और टोटल 48 पदक जीते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी ये चंडीगढ़ की है, इसने 14 गोल्ड जीते हैं, टोटल 66 पदक जीते हैं। KIIT इसने 10 गोल्ड जीते हैं और 21 इसने टोटल पदक जीते हैं। सावित्री फुले पुणे यूनिवर्सिटी ने 9 गोल्ड जीते हैं और 38 टोटल पदक जीते हैं। शिवाजी यूनिवर्सिटी इसने 4 गोल्ड जीते हैं और 20 टोटल पदक जीते हैं। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी इसने 4 गोल्ड और 11 इसने टोटल पदक जीते हैं। KIUG 2025 में प्रदेश के शीर्ष पदक विजेता विश्वविद्यालय देखिए कौन कौन से हैं। महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी, अभी राजस्थान की बात हो रही है, तो महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी ये कुल 5 पदक, यानी इसने 2 स्वर्ण जीते हैं, 2 रजत और 1 कांस्य के साथ पदक तालिका में ये 25वें स्थान पर रही है। ठीक है, तो राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जो टॉप पर रही है वो 25वें स्थान पर रही है महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी। इसमें कितने स्वर्ण जीते हैं? इसने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। इसने साइकिलिंग के अंदर 1 स्वर्ण पदक जीता है, 1 रजत पदक जीता है, जूडो के अंदर 1 कांस्य पदक जीता है, भारोत्तोलन में 1 स्वर्ण पदक जीता है और बॉक्सिंग में 1 रजत पदक जीता है। अब हमारी राजस्थान की दूसरी यूनिवर्सिटी है KN मोदी यूनिवर्सिटी। ये कुल 3 पदक, 2 स्वर्ण पदक और 1 रजत के साथ में पदक तालिका में 30वें स्थान पर ये रही है। इसने रेसलिंग में 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक हासिल किए हैं। नेक्स्ट है मणिपाल यूनिवर्सिटी। यह कुल 3 पदक, 1 स्वर्ण और 2 रजत के साथ में पदक तालिका में 35वें स्थान पर ये रही है। ठीक है, कौन से स्थान पर? 35वें स्थान पर रही है मणिपाल यूनिवर्सिटी। इसने शूटिंग में 1 स्वर्ण पदक जीता है और 1 रजत पदक जीता है और टेनिस में 1 रजत पदक इसने जीता है। अगली है JJT यूनिवर्सिटी झुंझुनू की। यह कुल 4 पदक, इसमें 1 स्वर्ण है, 1 रजत है और 2 कांस्य के साथ में पदक तालिका में 41वें स्थान पर ये रही है। कौन सी? JJT यूनिवर्सिटी। इसने जूडो में 1 कांस्य पदक जीता है, रेसलिंग में 1 रजत पदक जीता है, बॉक्सिंग में 1 स्वर्ण पदक जीता है और 1 कांस्य पदक अपने नाम किया है। तो याद रखिए, सबसे टॉप पर जो राजस्थान की रही है महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी 25वें नंबर पे रही है। इसके बाद में KN मोदी यूनिवर्सिटी 30वें नंबर पे रही है। मणिपाल यूनिवर्सिटी जो राजस्थान की है ये है 35वें नंबर पे और JJT यूनिवर्सिटी रही है 41वें नंबर पे। तो टॉप 10 में कोई भी राजस्थान की यूनिवर्सिटी नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट है राजस्थान बना है SIR 2026 में 100% डिजिटलाइजेशन करने वाला पहला राज्य।
तो डिजिटाइजेशन करने वाला 100% पहला राज्य कौन सा है SIR 2026 के अंदर? राजस्थान। तो विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन 2026, जिसको सर 2026 के नाम से जानते हैं, SIR 2026, इस कार्यक्रम के तहत राज्य में मतदाता सूची को 100% डिजिटाइजेशन सफलतापूर्वक पूरा किया है राजस्थान ने। इसके साथ ही राजस्थान ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो ये भी महत्वपूर्ण है, देश का पहला राज्य है राजस्थान। नेक्स्ट है, राजस्थान ने लगातार दूसरी बार जीता है लैक्रोज फेडरेशन कप। लगातार कौन सी दूसरी बार जीता है? लैक्रोज फेडरेशन कप। और इसका आयोजन कटरा जम्मू में किया गया 5 से 7 दिसंबर को। भारत के 16 राज्यों की टीमों ने इसमें भाग लिया था, 16 राज्य थे। कटरा जम्मू में संपन्न हुई इस दूसरी लैक्रोज फेडरेशन कप के अंदर राजस्थान ने लगातार दूसरे साल महिला और पुरुष दोनों वर्गों के अंदर खिताब जीत लिए हैं। पुरुष वर्गों की बात करें तो राजस्थान ने पुरुष वर्ग के फाइनल में गुजरात को पराजित किया है। तो पुरुष वर्ग ने फाइनल में गुजरात को 7-2 से, सेमीफाइनल में आंध्र प्रदेश को 13-3 से और क्वार्टर फाइनल में छत्तीसगढ़ को 14-1 से हराया था। महिला वर्ग की बात करें तो महिला वर्ग के फाइनल में हरियाणा को पराजित किया है। महिला टीम ने फाइनल के अंदर हरियाणा को 4-2 से, सेमीफाइनल में छत्तीसगढ़ को 13-0 से और क्वार्टर फाइनल में यूपी को 9-0 से हराया है। कप्तान कौन है राजस्थान पुरुष टीम की? ये है मोहनलाल गमेती। और राजस्थान महिला टीम की कप्तान है सुनीता मीणा। राजस्थान टीम के जो प्रशिक्षक है वो है नीरज बत्रा। उल्लेखनीय है कि दोनों ही टीमों में लगभग 90% खिलाड़ी आदिवासी है और टीमों में आदिवासी गमेती समुदाय का वर्चस्व है। इनमें ज़्यादातर उदयपुर संभाग के इसके अंदर आदिवासी है। ओलंपिक खेल लैक्रोज जो है, इसकी पिछली 3 साल की 22 राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में से राजस्थान ने 19 मेडल जीते हैं, जिसमें से 15 स्वर्ण पदक है। तो ये याद रखने हैं। दूसरी बार जो है लैक्रोस जो फेडरेशन कप है इसके अंदर दूसरी बार जीता है लगातार राजस्थान। राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2025 जारी कर दी गई है। कौन सी नीति है? फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति। तो राज्य को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्मांकन का पसंदीदा गंतव्य बनाने के लिए प्रस्तावित राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2025 मुख्यमंत्री जी ने झुंझुनू के मंडावा में 24 दिसंबर 2025 को जारी की है। ठीक है, अब ये नीति जो है कौन सी नीति है? राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति। इसके प्रावधान देखिए क्या है। राजस्थान में फीचर फिल्म, वेब सीरीज, टीवी सीरियल और डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग पर किए गए व्यय का अधिकतम 30% तक सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है। अधिकतम सब्सिडी सीमा फीचर फिल्म में 3 करोड़ है, वेब सीरीज के अंदर 2 करोड़ है, टीवी सीरियल में 1.5 करोड़ है और डॉक्यूमेंट्री में 2 करोड़ इसके अंदर सब्सिडी की लिमिट जो है ये निर्धारित की गई है। सब्सिडी प्राप्त करने के लिए राज्य में न्यूनतम व्यय फीचर फिल्म के लिए 2 करोड़ है, वेब सीरीज, टीवी सीरियल और राजस्थानी भाषा की फिल्मों के लिए 1 करोड़ इसके अंदर अनिवार्य रहेगा। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के नियंत्रण वाले जो शूटिंग स्थान है इसकी अनुमति फिल्म शुल्क और फीस जो है अधिकतम 5 दिन की 100% प्रतिपूर्ति इसके अंदर दी जाएगी। राजस्थान में फिल्माई गई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त फीचर फिल्मों की अधिकतम 1 करोड़ और भारत सरकार के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त फिल्मों की को अधिकतम जो है 50 लाख प्रोत्साहन राशि इसके अंदर मिलेगी। छात्रों को सहायता की बात करें तो फिल्म और टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे, सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट कोलकाता, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली में पढ़ने वाले 10 राजस्थानी छात्रों को प्रतिवर्ष 50,000 ट्यूशन फीस और 5,000 जो है मासिक स्टाइपेंड इसके अंदर दिया जाएगा। फिल्म रिलीज करने के लिए न्यूनतम स्क्रीनिंग संख्या निर्धारित की गई है। इसके अंदर हिंदी की 200 है, राजस्थानी की 25 है और अन्य भाषाओं की 100 है। नेक्स्ट है राजस्थान सेक्टोरल ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज का गठन किया गया है। ठीक है, सेक्टोरल ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज का गठन किया गया है राजस्थान के अंदर। इसका उद्देश्य है केंद्र सरकार के सफल मॉडल की तर्ज पर विकसित राजस्थान 2047 के लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से हासिल करना और सुशासन को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। इसका गठन किया गया है मुख्य सचिव बी श्रीनिवास के निर्देश पर। प्रशासनिक सुधार और समन्वय विभाग ने 22 दिसंबर 2025 को जो है 7 सेक्टोरल समूह के गठन के आदेश जारी किए हैं। ठीक है, तो सेक्टोरल ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज का गठन किया गया है। अब ये क्या करेंगे? ये समूह अपनी आवंटित श्रेणियों के लिए रणनीति, कार्य योजना और KPI यानी मुख्य निष्पादक संकेतक तैयार करेंगे। तो 7 जो सेक्टोरल समूह कौन कौन से रहेंगे देखिए।
पहला रहेगा ग्रामीण विकास और कृषि, दूसरा है अवसंरचना उद्योग और वाणिज्य, तीसरा संसाधन है, चौथा है सामाजिक और कल्याण है, पांचवा जो इसके अंदर ग्रुप रहेगा ये रहेगा वित्त और अर्थव्यवस्था को लेकर, छठा है शासन और प्रौद्योगिकी, सातवां है सुरक्षा। तो ये आपको याद रखना है कौन कौन से 7 सेक्टोरल समूह गठित किए गए हैं। नेक्स्ट है अखिल भारतीय अनुराग साहित्य अलंकरण समारोह। इसके अंदर 31 साहित्यकार सम्मानित किए गए हैं। ठीक है, कितने? 31 साहित्यकार सम्मानित हुए हैं अखिल भारतीय अनुराग साहित्य अलंकरण समारोह के अंदर। तो अखिल भारतीय अनुराग साहित्य अलंकरण समारोह, इसका आयोजन लालसोट दौसा के अशोक शर्मा जो है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 20 दिसंबर 2025 को आयोजित किया गया था। कौन सा था ये? अखिल भारतीय अनुराग साहित्य अलंकरण समारोह। तो ये जो साहित्य अलंकरण समारोह है अनुराग सेवा संस्थान के 31 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। अनुराग 31 के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का ये हिस्सा है। समारोह में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े आए थे और इन्होंने विभिन्न राज्यों से चयनित जो 31 साहित्यकार हैं इनको सम्मानित किया था। कहाँ पर? ये लालसोट दौसा के अंदर आयोजित किया गया था। अब इसके अंदर सम्मानित प्रमुख साहित्यकार कौन कौन है? अनुराग साहित्य सम्मान 2025 सर्वोच्च है ये। पद्मश्री डॉक्टर रविंद्र कुमार को दिया गया है, मेरठ के हैं ये। कीर्ति शेष राधेश्याम शास्त्री नीमला स्मृति अनुराग साहित्य सम्मान 2025 यह डॉक्टर रामनारायण शर्मा को दिया गया है। श्री गंगानगर जिला पुस्तकालय के अध्यक्ष है और इनकी कृति है रामचरितमानस में पर्यावरण। तीसरी है शकुंतला देवी रावत स्मृति अनुराग साहित्य सम्मान, ये दिया गया है रवि पुरोहित बीकानेर के हैं इनको। उनकी काव्य कृति है आग अभी शेष है इसके लिए। नेक्स्ट है स्वर्गीय कैलाश चंद्र तिवाड़ी स्मृति सम्मान 2025, ये दिया गया है डॉक्टर राम कुमार घोटड़ सादुलपुर चूरू के हैं। स्वर्गीय चिरंजी लाल तिवाड़ी सम्मान 2025, ये डॉक्टर प्रबोध कुमार गोविल को जयपुर के हैं ये। स्वर्गीय शिवनारायण रावत सम्मान ये श्याम प्रकाश देवपुरा नाथद्वारा को दिया गया है। स्वर्गीय रामसाय मीणा सम्मान ये विष्णु शर्मा हरिहर कोटा को दिया गया है। स्वर्गीय गिरवर सिंह बड़वा डिगो सम्मान ये रामनारायण हलधर कोटा को दिया गया है। अटल राम चतुर्वेदी जो है ये अटल राम चतुर्वेदी मथुरा, इनको उनकी कृति अटल ब्रजभाषा सजल संग्रह, यह प्रथम ब्रजभाषा सजल संग्रह माना जाता है, इसके लिए सम्मानित किया गया है। विमोचन समारोह में संस्थान के संयोजक और वरिष्ठ साहित्यकार है सियाराम शर्मा, राम के नवीन कुंडलिया संग्रह कली चटकी उपवन की इसका विमोचन किया गया था। नेक्स्ट है राजस्थान पर्यटन शानदार वृद्धि और राष्ट्रीय पहचान 2024-25 में विकास दर देखिए क्या रही। 2024 में देशी पर्यटकों में 28.50% और विदेशी पर्यटकों में 21.92% की वृद्धि हुई है राजस्थान में। ठीक है, देशी पर्यटक कितने बढ़े हैं? 28.50% बढ़े हैं, विदेशी पर्यटक बढ़े हैं 21.92%। अगस्त 2025 तक के आंकड़े तो राज्य में लगभग 15 करोड़ देशी है और 12 लाख विदेशी पर्यटक आए हैं अगस्त 2025 तक के आंकड़ों के अनुसार। पिछले वर्ष की तुलना में कुल जो है 11.71% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ठीक है, तो ये भी याद रखना है कितने ज़्यादा पर्यटक आए हैं राजस्थान में, तो 11.71%। राष्ट्रीय रैंकिंग की बात करते हैं तो देशी और विदेशी पर्यटक यात्राओं के मामले में राजस्थान ने देश में 5वीं रैंक हासिल की है। देश में कौन सी रैंक है? 5वीं रैंक। ये जानकारी 20 दिसंबर को राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में साझा की गई थी। नेक्स्ट है सरस राजसखी राष्ट्रीय मेला 2025 के बारे में। इसका आयोजन किया गया है 18 दिसंबर 2025 से लेकर 4 जनवरी 2026 तक शिल्पग्राम जवाहर कला केंद्र जयपुर के अंदर। इसके आयोजक कौन थे? राजस्थान ग्रामीण आजीविका परिषद राजीविका के द्वारा इसका आयोजन किया गया सरस राजसखी राष्ट्रीय मेले का। इसकी थीम क्या है? थीम है भारत एक सूत्रधार, इसकी थीम थी। देश की बुनाई और टेक्सटाइल परंपराओं पर ये केंद्रित था। सरस राजसखी राष्ट्रीय मेला कहाँ पर आयोजित किया गया है? शिल्पग्राम के अंदर। किसके द्वारा? राजीविका के द्वारा। अब इसमें मुख्य आकर्षण क्या रहे हैं? राजस्थान सहित 24 राज्यों की लगभग 300 इसके अंदर स्टॉल लगाई गई है। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के द्वारा निर्मित हस्तशिल्प, जैविक उत्पाद और हैंडलूम का इसके अंदर प्रदर्शन किया गया था। विशेष स्टॉल इसके अंदर लगाई गई ड्रेस ड्रैप क्लिक स्टाइल स्टूडियो के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या था? महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना और ग्रामीण शिल्पकारों को राष्ट्रीय मंच प्रदान करना इसका उद्देश्य था।
नेक्स्ट है नसीराबाद छावनी परिषद रक्षा मंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित हुई है। ठीक है, नसीराबाद छावनी किससे जो है नसीराबाद छावनी परिषद जो है रक्षा मंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित हुई है। डिजिटल सेवाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए रक्षा मंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। तो महत्वपूर्ण है कि कौन सी छावनी है, तो नसीराबाद छावनी परिषद जो है इसको रक्षा मंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा 16 दिसंबर 2025 को दी गई थी। ठीक है, यह पुरस्कार दिया गया था। यह सम्मान छावनी परिषद नसीराबाद के इतिहास में पहली बार प्राप्त हुआ है। नसीराबाद छावनी परिषद जो है इसको यह पुरस्कार मॉडल्स के उत्कृष्ट संचालन के लिए, डिजिटल सेवाओं में उल्लेखनीय सुधार के लिए, जन सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए छावनी के इतिहास में पहली बार आयोजित नवाचार जनसंवाद छावनी परिषद आपके द्वार कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन हेतु दिया गया है। नेक्स्ट है भारतीय टीम ने जीता है 7वां रोल बॉल विश्व कप। विजेता टीम में राजस्थान के 2 खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो भारतीय टीम ने कौन सा जीता है? 7वां रोल बॉल विश्व कप। तो दुबई में 14 से लेकर 18 दिसंबर 2025 को आयोजित 7वें रोल बॉल विश्व कप में भारतीय पुरुष और महिला दोनों टीमों ने स्वर्ण पदक जीतकर विश्व चैंपियन का खिताब अपने नाम किया है। इस ऐतिहासिक जीत में राजस्थान के खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। विदेश विजेता जो है भारतीय टीम में शामिल होने वाले राजस्थानी खिलाड़ी कौन कौन से थे? देखिए, जो भारतीय टीम में शामिल हुए थे राजस्थान के खिलाड़ी कौन कौन है? महीपाल महिला थे सीकर के, आदित्य प्रताप सिंह राणावत थे बड़ी साकथली अरनौद उपखंड प्रतापगढ़ के। इन्होंने भारतीय पुरुष टीम का प्रतिनिधित्व किया था और स्वर्ण पदक जीता था। तो फाइनल मुकाबले में भारत ने केन्या को हराया था 11-10 से। नेक्स्ट खिलाड़ी है प्रीतिका तारावती, अजमेर की है और इन्होंने भारतीय महिला टीम की ओर से खेलते हुए स्वर्ण पदक हासिल किया है। महिला टीम ने फाइनल में केन्या को 2-1 से पराजित किया था। प्रशिक्षण नेतृत्व के अंदर राजस्थान के नवीराज सिंह शेखावत सीकर के हैं। इन्होंने भारतीय टीम में सहायक कोच के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भारतीय टीम के तकनीकी अधिकारी जयपुर के विक्रम सिंह थे। तो ये थे रोल बॉल विश्व कप हुआ था 7वां। तो इसमें जो भारतीय टीम विजेता रही थी इसमें राजस्थान के खिलाड़ी हैं। दोनों खिलाड़ियों का नाम याद रखना है, महीपाल महिला और प्रतीका तारावत। नेक्स्ट है छठा ब्रिटिश पोलो डे मैच। तो जयपुर के राजस्थान पोलो क्लब ग्राउंड के अंदर वर्ष 2019 के बाद पहली बार ब्रिटिश पोलो डे का आयोजन किया गया 16 दिसंबर 2025 को, जिसमें 2 मुकाबले आयोजित किए गए थे। ठीक है, ये था छठा ब्रिटिश पोलो डे मैच। पहला मैच टीम बीपीडी ब्रिटिश पोलो डे और जयपुर के बीच में खेला गया था, जिसमें टीम जयपुर 6-4 के स्कोर से विजेता रही थी। टीम बीपीडी 11 और जयपुर 11 के बीच में खेला गया दूसरा मुकाबला 4-4 से बराबरी पर छूटा था। नेक्स्ट है एसएमएस अस्पताल और रोटरी क्लब। तो बीएलएस प्रशिक्षण में विश्व रिकॉर्ड बना है। तो एक ही दिन में 1908 लोगों को बेसिक लाइफ सपोर्ट यानी बीएलएस का प्रशिक्षण देकर ऑक्सफोर्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज किया गया है। आयोजक कौन थे? एसएमएस अस्पताल, ट्रॉमा सेंटर, स्किल लैब और रोटरी क्लब जयपुर सिटीजन इसके आयोजक थे। प्रशिक्षण का केंद्र क्या था? सड़क दुर्घटनाओं के दौरान गोल्डन आवर यानी सड़क दुर्घटनाओं के बाद का पहला घंटा। इसके अंदर घायलों की जान बचाने के लिए सीपीआर और जीवन रक्षक कौशल। प्रतिभागी की बात करें तो 15 से अधिक कॉलेजों के मेडिकल, पैरामेडिकल और प्रोफेशनल कोर्स के छात्र छात्राएं इसके अंदर प्रतिभागी थे। तो राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित बीएलएस एक्सपर्ट राजकुमार राजपाल और राधेलाल शर्मा के नेतृत्व में ये आयोजित किया गया था। नेक्स्ट महत्वपूर्ण है धौलपुर के पचगांव, इसके अंदर आयोजित हुआ है राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन। तो महिला सम्मेलन अगर राज्य स्तर का पूछता है तो कहाँ पर आयोजित हुआ है? धौलपुर के पचगांव के अंदर ये आयोजित हुआ है। राजस्थान की भाजपा सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में धौलपुर के पचगांव के अंदर राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन 19 दिसंबर को आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत आउटबाउंड पोर्टेबिलिटी का शुभारंभ किया था। इस योजना के तहत प्रदेश के लोग दूसरे राज्यों में भी कैशलेस इलाज कर सकेंगे। ठीक है, तो आउटबाउंड पोर्टेबिलिटी का मतलब ही है कि जो राजस्थान के जो निवासी है, ठीक है, राजस्थान के लोग हैं, दूसरे राज्यों में भी कैशलेस इलाज कर सकते हैं। इसके साथ ही राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है ऐसा करने वाला।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान महिला निधि के द्वारा 5,000 लखपति दीदी और 100 करोड़ की ऋण सहायता का चेक लखपति दीदी, कृषि सखी और पशु सखियों को टैबलेट का वितरण भी किया था। विभिन्न योजनाओं के तहत लाभार्थियों के खाते में राशि की हस्तांतरित डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की थी। ठीक है, तो ये पचगांव में आयोजित किया गया था राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन। कब किया गया था? 19 दिसंबर को। नेक्स्ट है 5वीं राजस्थान सॉफ्ट हॉकी राज्य चैंपियनशिप के बारे में। तो 5वीं राजस्थान सॉफ्ट हॉकी राज्य चैंपियनशिप का आयोजन किया गया मकराना जिला डीडवाना कुचामन के अंदर 13 से लेकर 15 दिसंबर को। अभी ये जो 5वें नंबर की थी सॉफ्ट हॉकी राज्य चैंपियनशिप, इसका परिणाम क्या रहा है? तो सीनियर पुरुष वर्ग की बात करें तो जयपुर ने स्वर्ण पदक जीता है, फलौदी ने इसमें रजत पदक जीता है, श्रीगंगानगर ने कांस्य पदक जीता है। सीनियर महिला वर्ग की बात करते हैं तो भीलवाड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है, जयपुर ने रजत पदक जीता है। जूनियर बालक वर्ग के अंदर जयपुर ने स्वर्ण पदक जीता है, फलौदी ने रजत पदक जीता है, श्रीगंगानगर ने कांस्य पदक जीता है। जूनियर बालिका वर्ग के अंदर नागौर ने स्वर्ण पदक जीता है, बाड़मेर ने रजत पदक प्राप्त किया है। सब जूनियर वर्ग के अंदर फलौदी ने स्वर्ण पदक जीता है और जयपुर ने रजत पदक इसके अंदर हासिल किया है। नेक्स्ट है पैरा निशानेबाज गौतम पारीक ने राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक और रजत पदक जीते हैं। 68वीं राष्ट्रीय पैरा शूटिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में दिल्ली स्थित डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में 18 से लेके 21 दिसंबर को आयोजित की गई थी ये। और इस पैरा शूटिंग चैंपियनशिप में करगनी जयपुर के 16 वर्षीय है गौतम पारीक, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है और 1 रजत पदक जीता है। उन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल SH-1 स्पर्धा के अंदर पुरुषों की युवा श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने पुरुषों की जूनियर श्रेणी में रजत पदक हासिल किया है। जूनियर श्रेणी में कौन सा पदक हासिल किया है? रजत पदक। वर्ष 2024 में गौतम ने राष्ट्रीय स्तर की शूटिंग प्रतिस्पर्धाओं में 3 स्वर्ण पदक जीते थे। अन्य पदक विजेता कौन है? पहले है राहुल शर्मा, ये है गंगापुर सिटी के पैरा पिस्टल निशानेबाज है। और राहुल शर्मा इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल पैरा स्पर्धा के अंदर स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, राहुल शर्मा का संबंध कहाँ से है? गंगापुर सिटी से। नेक्स्ट है रक्षित कस्बा, ये चूरू गांव ढाडर के रक्षित कस्बा है, इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में पैरा SH-1 कैटेगरी के अंदर कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट है आनंद चरण, चैंपियनशिप के अंदर आनंद ने 10 मीटर में 1 गोल्ड जीता है, 1 ब्रॉन्ज जीता है, 25 मीटर में 1 ब्रॉन्ज मेडल पर निशाना साधा है। नेक्स्ट है सौरभी शर्मा, ये सौरभी है, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल के साथ ही टीम इवेंट में सिल्वर मेडल भी जीता है। तो ये कौन सी प्रतियोगिता है? राष्ट्रीय शूटिंग बॉल चैंपियनशिप प्रतियोगिता। नेक्स्ट है डॉक्टर राजेंद्र बाबू दुबे, ये स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय के नए कुलगुरु बने हैं। कौन? डॉक्टर राजेंद्र बाबू दुबे। इनकी नियुक्ति की गई है राज्यपाल और कुलाधिपति हरिभाव बागड़े के द्वारा। डॉक्टर राजेंद्र बाबू दुबे इनको स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय यानी SKRAU बीकानेर का कुलगुरु नियुक्त किया गया है। कार्यकाल कितना रहेगा? कार्यभार ग्रहण करने से 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तब तक इनका कार्यकाल रहेगा। डॉक्टर दुबे विश्व स्तर पर प्रख्यात मक्का वैज्ञानिक है ये। उन्होंने मक्का और औषधीय पौधों की 15 से अधिक किस्मों का विकास किया है। अनुभव क्या है? इससे पहले उन्होंने महाराणा प्रताप कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में विभिन्न उच्च पदों पर अपनी सेवाएं दी है। इनका बैकग्राउंड क्या है? डॉक्टर दुबे को डॉक्टर अरुण कुमार के स्थान पर नियुक्त किया गया है, जिन्हें अगस्त 2025 में जो है पद से हटा दिया गया था। तो अगस्त 2025 में पद से हटा दिया गया था किसको? डॉक्टर अरुण कुमार को, और इनके स्थान पर बने हैं डॉक्टर दुबे। नेक्स्ट है बेदोस्मिता ने जीता है एलीट मिस राजस्थान का खिताब। ठीक है, तो एलीट मिस राजस्थान का खिताब किसने जीता है? देवोस्मिता ने। तो एलीट मिस राजस्थान 2025 सीजन 12 था। इसका ग्रांड फिनाले अनंत महल मानसरोवर जयपुर के अंदर 20 दिसंबर 2025 को आयोजित किया गया था। इसमें प्रदेश भर से चयनित टॉप 30 फाइनलिस्ट ने रैंप वॉक की थी। इसमें विजेता देखिए कौन रहे। एलीट मिस राजस्थान 2025 का खिताब देवोस्मिता ने अपने नाम किया है। इस प्रतियोगिता में लक्ष्मी विजय जो है फर्स्ट रनर अप रही थी। गोगासर चूरू की पारुल चेदू सेकंड रनर अप, युविका गहलोत थर्ड रनर अप और
इस्मत कौर भसीन फोर्थ रनर अप इसके अंदर रही थी। मिस टैलेंटेड का टाइटल शगुन भारद्वाज को प्रदान किया गया था। नेक्स्ट है राजस्थान सरकार के 2 वर्ष तो नूतन उत्थान नई पहचान 11 से लेकर 25 दिसंबर 2025 को आयोजित किया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर 15 दिवसीय कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। इसकी मुख्य थीम नूतन उत्थान नई पहचान बढ़ता राजस्थान और हमारा राजस्थान रही है। राज्य स्तरीय प्रदर्शनी तो 15 से लेकर 18 दिसंबर तक जवाहर कला केंद्र जेके के जयपुर में सभी विभागों की योजनाओं और तकनीकी पर आधारित प्रदर्शनी आयोजित की गई थी। अब इसके अंदर देखिए राज्य स्तरीय आरोग्य शिविर आयोजित किया गया है 15 दिसंबर को RUHS जयपुर के अंदर। तो स्वास्थ्य क्षेत्र से में जो है कई महत्वपूर्ण घोषणाएं और लोकार्पण इसके अंतर्गत किए गए हैं। क्रिटिकल केयर ब्लॉक तो 20 करोड़ की लागत से निर्मित ब्लॉक ये जनता को समर्पित किया गया है। इसके अलावा किया गया है हील इन राजस्थान पॉलिसी 2025 का विमोचन। तो राजस्थान को वैश्विक मेडिकल वैल्यू ट्रेवल MVT डेस्टिनेशन बनाने के लिए इस नीति का विमोचन किया गया है। हब एवं स्पोक मॉडल राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत राज्य में 100 से अधिक विशिष्ट जांचें जैसे कैंसर मार्कर है, थायराइड है, थैलेसीमिया आदि निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएंगी। इसमें संरचना क्या रहेगी? 42 मदर लैब, 137 हब लैब और 1333 स्पोक चिन्हित किए गए हैं। नेक्स्ट है FCM इंजेक्शन अभियान। तो गर्भवती महिलाओं को एनीमिया से मुक्त करने के लिए विशेष अभियान की शुरुआत की गई है। MOU तो बीकानेर के सरदार वल्लभ भाई पटेल अस्पताल में 100 करोड़ की लागत से निर्मित मेडिसिन एवं IPD विंग के संचालन के लिए श्रीमती CM मुंदड़ा चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ समझौता किया गया है। नेक्स्ट है इसी के अंतर्गत शहरी समस्या समाधान शिविर 2025 ये 16 से लेकर 24 दिसंबर को आयोजित किया गया है। इसका उद्देश्य क्या था? शहरी नागरिकों की समस्याओं का त्वरित निस्तारण करना। विशेषता क्या रही? 8 दिवसीय इन शिविरों में प्राप्त आवेदनों का उसी दिन यानी सेम डे निस्तारण सुनिश्चित किया गया है। नेक्स्ट है स्वच्छता जागरूकता एवं श्रमदान ये 14 दिसंबर को तो इसका आयोजन किया गया है। स्वायत्त शासन एवं पंचायती राज विभाग के द्वारा प्रदेश भर में स्वच्छता कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। राज्य स्तरीय कार्यक्रम तो जयपुर के जल महल की पाल पर मुख्यमंत्री के नेतृत्व में श्रमदान किया गया था। नेक्स्ट है रघु सिन्हा ये ITF मास्टर्स 400 टेनिस प्रतियोगिता के अंदर ये प्रतियोगिता हुई थी। तो रघु सिन्हा टेनिस क्लब जयपुर के द्वारा रघु सिन्हा ITF मास्टर्स 400 टेनिस का आयोजन किया गया 10 से लेकर 14 दिसंबर को जयपुर के अंदर। ठीक है, तो टूर्नामेंट में जयपुर के हैं रियाज अहमद और दिल्ली की है विभा चौधरी। इन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए 3-3 खिताब अपने नाम किए हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना टेनिस के खिलाड़ी है ये। जयपुर के हैं रियाज अहमद, दिल्ली की है विभा चौधरी। रियाज अहमद के खिताब पुरुष 40+ एकल वर्ग पुनीर भसीन को जो है 6-4 इसके बाद में 7-5 से पराजित करके इन्होंने खिताब जीता है। पुरुष युगल में रियाज ने स्वर्णदीप सिंह डोडी के साथ जो है पुनर्भसीन और रोहन भसीन की जोड़ी को 4-6, 6-2 और 10-8 से हराया था। मिक्स्ड डबल्स में रियाज अहमद ने जो है रानी स्मिता जैन के साथ एलिस जॉय और स्वर्णदीप सिंह डोडी की जोड़ी को 2-6, 6-1 और 10-5 से हराकर खिताब जीता है। तो इन्होंने तीनों कैटेगरियों में जीता है, पुरुष के एकल में, पुरुष युगल में और मिश्रित मिक्स डबल में। विभा चौधरी जी है, इन्होंने महिला 45+ एकल फाइनल, पुरुष महिला युगल और मिक्स डबल्स में खिताब अपने नाम किए हैं। नेक्स्ट है राजस्थान बॉयज अंडर 17 राजस्थान बॉयज फुटबॉल लीग ब्रदर्स यूनाइटेड इसके अंदर विजेता रहा है। तो राजस्थान फुटबॉल संघ के तत्वाधान के अंदर अंडर 17 राजस्थान बॉयज फुटबॉल लीग 2025 का आयोजन किया गया दिसंबर 2025 में। लीग का समापन समारोह कॉलेज गाड़ोता जयपुर के फुटबॉल मैदान पर 14 दिसंबर 2025 को किया गया। विजेता इसके अंदर कौन रहा? अंडर 17 राजस्थान बॉयज फुटबॉल लीग में ब्रदर्स यूनाइटेड जो है चैंपियन बनकर उतरी है। तो ब्रदर्स यूनाइटेड ने इसमें खिताब जीता है। किसके अंदर? अंडर 17 राजस्थान बॉयज फुटबॉल लीग के अंदर। ठीक है, समापन समारोह का आयोजित किया गया था जयपुर के फुटबॉल मैदान पर। इस चैंपियनशिप में ब्रदर्स यूनाइटेड फुटबॉल क्लब पहले स्थान पर रहा और एलीट फुटबॉल क्लब इसके अंदर उपविजेता रहा है। व्यक्तिगत श्रेणी के पुरस्कारों की बात करते हैं तो बेस्ट गोलकीपर बने हैं इसके अंदर ऋषित, ये जयपुर फुटबॉल के
से संबंध है इनका। बेस्ट डिफेंडर है जतिन, जयपुर एलिट टीम के खिलाड़ी थे ये। बेस्ट मिडफील्डर ये प्रत्यक्ष ब्रदर्स यूनाइटेड के थे। टॉप स्कोरर इसके अंदर अनिल रहे ब्रदर्स यूनाइटेड के। इमर्जिंग प्लेयर जो है ये रहे अभिषेक, जोधपुर अकादमी के। नेक्स्ट है 68वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप। इसमें लावण्या कंवर ने पिस्टल इवेंट में 7 पदक जीते हैं। कौन सी प्रतियोगिता थी? 68वें नंबर की नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप थी। तो 68वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया 11 दिसंबर से लेकर 4 जनवरी को दिल्ली के अंदर। इस चैंपियनशिप के जो है पिस्टल इवेंट में राजस्थान की 14 वर्षीय है लावण्या कंवर। इन्होंने 7 पदक जीते हैं, 1 गोल्ड, 4 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज पदक। लावण्या ने मुख्य रूप से 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा के अंदर 2 रजत पदक जीत हासिल की है। शिखा ने इसमें 6 पदक जीते हैं। राजस्थान के शिखा ने चैंपियनशिप के टीम इवेंट में 6 मेडल जीते हैं, जिनमें 3 गोल्ड है, 1 सिल्वर है और 2 ब्रॉन्ज शामिल है। उन्होंने 25 मीटर जूनियर स्टैंडर्ड पिस्टल, 50 मीटर फ्री पिस्टल और 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धाओं में यह उपलब्धि हासिल की है। अन्य पदक विजेता खिलाड़ी कौन है इसके अंदर? पूर्वी प्रताप है। 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल में राजस्थान की महिला खिलाड़ी है पूर्वी प्रताप। इन्होंने व्यक्तिगत सिल्वर मेडल और साथ ही जूनियर की नेशनल टीम में शिखा चौधरी, पूर्वी प्रताप कच्छावा और जयश्री सिंह कृष्णिया इसकी जोड़ी ने ब्रॉन्ज मेडल और साथ ही सिविलियन की टीम ने सिल्वर मेडल इसके अंदर जीता है। पुष्पा मेघवाल है। इन्होंने सुपर मास्टर महिला व्यक्तिगत इवेंट के अंदर गोल्ड मेडल एवं सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। मरियम खान है। राष्ट्रीय सब जूनियर कैटेगरी में 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग प्रतियोगिता में जयपुर की है मरियम खान। इन्होंने 600 अंकों में से 542 अंक हासिल करके सब जूनियर 10 मीटर शूटिंग रेंज का खिताब अपने नाम किया है। नेक्स्ट है यशस्वी राठौड़। तो यशस्वी राठौड़ ने व्यक्तिगत सीनियर इवेंट में सिल्वर मेडल जीता है। जूनियर महिला इसकी टीम इवेंट में भी यशस्वी राठौड़, संयोगिता शेखावत, कामना उदावत इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। सीनियर महिला टीम इवेंट में ओलंपियन महेश्वरी चौहान, दर्शना राठौड़ और यशस्वी राठौड़ की जोड़ी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है कायाकल्प योजना 2024-25। तो एम्स जोधपुर जो है इसको दूसरा स्थान मिला है इसके अंदर कायाकल्प योजना के अंदर। तो केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा घोषित कायाकल्प प्रोत्साहन योजना की ग्रुप बी श्रेणी के अंदर एम्स जोधपुर ने देश भर में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। तो याद रखना, दूसरा स्थान प्राप्त किया है एम्स जोधपुर ने। इस गौरवपूर्ण उपलब्धि के लिए संस्थान को 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार दिया गया है। सफलता के मानक क्या थे इसके अंदर? यह पुरस्कार अस्पताल में बेदाग स्वच्छता, संक्रमण नियंत्रण के कड़े इंतजाम, बायोमेडिकल जो है वेस्ट इसका वैज्ञानिक निपटान, मरीज अनुकूलन वातावरण के लिए दिया गया है। नेक्स्ट है आराध्या मिश्रा। AITA अंडर 10 नेशनल चैंपियन बनी है ये। तो जयपुर की है आराध्या मिश्रा। इन्होंने वर्ष 2025 का अपना तीसरा AITA अंडर 10 का खिताब जीता है। फाइनल मुकाबले की बात करें तो 28 दिसंबर 2025 को प्रोफेशनल क्लब जयपुर में आयोजित फाइनल में उन्होंने जोधपुर की ऋषि गुनावट इनको 2-0 से हराया है। इस वर्ष उन्होंने कुल 5 प्रतियोगिताओं में भाग लिया, जिनमें से 3 में जीत और 1 में उपविजेता रहकर नेशनल चैंपियन का दर्जा इन्होंने हासिल किया है। नेक्स्ट है SGFI राष्ट्रीय बास्केटबॉल टूर्नामेंट। इसमें राजस्थान ने कांस्य पदक जीता है। ठीक है, SGFI राष्ट्रीय बास्केटबॉल टूर्नामेंट के अंदर। तो गुणोत्तर नेशनल जो है स्कूल गेम्स कंपटीशन का आयोजन किया गया मध्य प्रदेश के जबलपुर में 23 से लेकर 28 दिसंबर 2025 को। तो स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया SGFI इसका फुल फॉर्म है। इसके 69वें विद्यालय राष्ट्रीय खेल बास्केटबॉल टूर्नामेंट में राजस्थान की टीम ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। तो ये याद रखना है, कांस्य पदक जीता है राजस्थान की टीम ने। नेक्स्ट है जयपुर टाइगर फेस्टिवल के बारे में। इसका 7वां संस्करण था। जवाहर कला केंद्र शिल्पग्राम में आयोजित किया गया 11 से लेकर 14 दिसंबर को जयपुर टाइगर फेस्टिवल का। आयोजक कौन थे? राजस्थान हेरिटेज आर्ट एंड कल्चरल फाउंडेशन जवाहर कला केंद्र की सहभागिता से इसका आयोजन किया गया था। उद्घाटन किया गया है राज्यपाल हरिभाव बागड़े के द्वारा। फोटोग्राफी प्रतियोगिता की बात करें तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी प्रतियोगिता में पहला स्थान महाराष्ट्र के नाजिस अली सैयद को मिला है।
इसमें दूसरा स्थान हैदराबाद के जितेंद्र गोविंदानी और तीसरा स्थान जयपुर की तृप्ति पांडे और दिल्ली की है आस्था सिंह, इसको संयुक्त रूप से दिया गया है। गतिविधियों की बात करें तो इसमें स्केच प्रदर्शनी, वर्चुअल शो, स्टोरी टेलिंग, पंचतंत्र की कथाएं, साहित्यिक संवाद, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और ओपन स्टेज सहित कई विशेष सत्र इसके अंदर आयोजित किए जाएंगे। राजस्थान के रणथंभौर जो नेशनल पार्क है, मुकुंदरा टाइगर रिजर्व है और सरिस्का टाइगर रिजर्व है, इसको अच्छी श्रेणी का टाइगर रिजर्व माना जाता है, 3 है ये। राजस्थान में कुल 160 बाघ है, जिनमें से 144 जंगली है और 16 जो है कैप्टिविटी के अंदर है। राजस्थान में सर्वाधिक बाघ कहाँ पर है? ये है रणथंभौर में। टोटल कितने बाघ है? 71 बाघ है। नेक्स्ट है संस्कार सारस्वत, इन्होंने गुवाहाटी मास्टर्स में जीता है पहला सुपर 100 का खिताब। तो जोधपुर के हैं ये बैडमिंटन खिलाड़ी, इनका नाम याद रखना है, संस्कार सारस्वत। इन्होंने योनेक्स सनराइज मास्टर्स BWAF सुपर 100 सीरीज में शानदार प्रदर्शन करते हुए अंतर्राष्ट्रीय खिताब अपने नाम किया है। यह प्रतियोगिता 2 से लेकर 7 दिसंबर 2025 को गुवाहाटी में आयोजित की गई थी। संस्कार सारस्वत ने गुवाहाटी मास्टर्स के पुरुष एकल फाइनल में मिथुन मंजुनाथ को 3 गेम में 21-11, 17-21 और 21-13 से हराकर अपना पहला सुपर 100 का खिताब जीता है। इसके साथ ही संस्कार जो है BWF सुपर 100 स्तर पर चैंपियन बनने वाले राजस्थान के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। तो संस्कार सारस्वत, इनका संबंध कहाँ से है? जोधपुर से है। और किसके खिलाड़ी है ये? बैडमिंटन के। सारस्वत ने क्या किया है? 2024 में बेंगलुरु के अर्श मोहम्मद के साथ पहला सीनियर राष्ट्रीय युगल खिताब जीता था 2024 के अंदर। इससे पहले जूनियर एकल का खिताब भी इन्होंने जीता था। यह जोड़ी सितंबर 2024 में 31वें स्मिट कृष्णा खेतान मेमोरियल बैडमिंटन टूर्नामेंट में अंडर 19 इवेंट में उपविजेता भी ये टीम रही थी। नेक्स्ट है इंटरनेशनल हेल्थ साइकोलॉजी कॉन्फ्रेंस ICIAHP 2025 के बारे में। तो इंटरनेशनल हेल्थ साइकोलॉजी कॉन्फ्रेंस का 10वां संस्करण राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर के अंदर आयोजित किया गया 11 से लेकर 13 दिसंबर को। अब ये जो आयोजन है ये किया गया है इंडियन एकेडमी ऑफ हेल्थ साइकोलॉजी और राजस्थान विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग के सहयोग से। मुख्य विषय क्या रहा? जीवन काल में स्वास्थ्य मनोविज्ञान, सामुदायिक देखभाल के लिए व्यवहार, स्वास्थ्य विज्ञान और रणनीतियों की भूमिका, हेल्थ साइकोलॉजी अक्रॉस लाइफ स्पैन, रोल ऑफ बिहेवियरल हेल्थ साइंसेज। प्रतिभागी इसके अंदर कौन थे? इस कॉन्फ्रेंस में 25 राज्यों और 7 देशों से आए डेलीगेट्स, शोधार्थियों और स्टूडेंट ने इसमें भाग लिया था। नेक्स्ट है AI इम्पैक्ट समिट 2026 का प्री समिट। तो ह्यूमन कैपिटल विषय पर AI इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन नई दिल्ली में 19 से लेकर 20 फरवरी 2026 को किया जाएगा। इसके लिए प्री समिट का आयोजन जयपुर में 10 दिसंबर 2025 को किया गया है। मेज़बानी की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ओर से आयोजित इस समिट की मेज़बानी स्वामी केशवानंद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी SKIT ने की है। प्री समिट का विषय क्या है? एम्पावरिंग इंडियाज़ ह्यूमन कैपिटल फॉर द AI ड्रिवन फ्यूचर, ये इसकी थीम है। रोड सेफ्टी ऑडिट सर्टिफिकेशन का कार्यक्रम, इसका आयोजन किया गया है 8 से लेके 23 दिसंबर 2025 को निर्माण भवन जयपुर के अंदर और भारतीय राजमार्ग अभियंता अकादमी के द्वारा इसका आयोजन किया गया। सार्वजनिक निर्माण विभाग के अभियंताओं के लिए रोड सेफ्टी ऑडिट के इस 15 दिवसीय सर्टिफिकेशन के कार्यक्रम में विभाग के 55 अभियंताओं ने इसमें भाग लिया था। यह जो ट्रेनिंग है रोड सेफ्टी ऑडिट कोर्स विशेषज्ञ टीम के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है सीन ऑफ क्राइम मैनेजमेंट के बारे में। तो जयपुर पुलिस के चयनित कांस्टेबलों के लिए 1 माह का सीन ऑफ क्राइम मैनेजमेंट प्रशिक्षण कार्यक्रम 8 दिसंबर 2025 को शुरू किया गया था। और ये कहाँ पर शुरू किया गया था? CDTI के अंदर, सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जयपुर के अंदर। इसका मुख्य विषय था अपराध स्थल प्रबंधन, फोरेंसिक साक्ष्य संग्रह और वैज्ञानिक जांच कौशल को मजबूत करना। आयोजन किसने किया? आयोजन किया है नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी NFSU, गांधीनगर, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट BPRND के CDTI और राजस्थान FSL के द्वारा संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया गया है।
अगला है सिटी एक्सीलेटर प्रोग्राम के बारे में। तो केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा पीएम सूर्यघर योजना के अंतर्गत सिटी एक्सीलरेटर कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य है रूफ टॉप सोलर इंस्टॉलेशन को बढ़ावा देना, इसका उद्देश्य है। कार्यक्रम के लिए चयनित शहर कौन से हैं? देश के 100 शहरों का चयन किया गया है इसके अंतर्गत। तो राज्य के कार्यक्रम के लिए राज्य के चयनित शहर कौन कौन से हैं? जयपुर, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर शहर है इसके अंदर शामिल। गतिविधियां क्या हैं? इस प्रोग्राम के अंतर्गत इन शहरों में जागरूकता गतिविधियां, वेंडर्स को प्रशिक्षण आदि के माध्यम से लोगों को रूफटॉप सोलर लगाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। राजस्थान की प्रगति जो है ये क्या रही है? राजस्थान की प्रगति, तो प्रदेश में पीएम सूर्यघर योजना के अंतर्गत 1,09,000 से अधिक रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित किए गए हैं। ठीक है, पीएम सूर्यघर योजना के अंतर्गत राजस्थान में कितने जो है संयंत्र स्थापित किए गए हैं? 1,09,000 से अधिक। और इसमें जो है जयपुर में सर्वाधिक है, 15,932 जो है ये रूफटॉप सोलर संयंत्र। इसके बाद में उदयपुर में है, फिर जोधपुर में है, अजमेर में ये स्थापित किए जा चुके हैं। नेक्स्ट है राजकोप सिटीजन ऐप के बारे में। तो प्रदेश सरकार महिला सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए राज्य सरकार के द्वारा राजकोप सिटीजन ऐप शुरू किया गया है। कौन सा? राजकोप सिटीजन ऐप किसके लिए किया गया है? महिला सुरक्षा के लिए। इस ऐप के माध्यम से महिलाओं को आपातकालीन और गैर आपातकालीन सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। इसमें प्रक्रिया क्या रहेगी? इस ऐप पर जाकर जब नीड हेल्प बटन पर क्लिक किया जाता है तो उसका एक नोटिफिकेशन 1090 के कंट्रोल रूम में आ जाता है। कंट्रोल रूम के द्वारा पीड़िता को फ़ोन या मैसेज करके समस्या की जानकारी लेकर और पीड़िता की लाइव लोकेशन ट्रेस करके तुरंत पुलिस मदद पहुंचाई जाती है। कौन सा ऐप है ये? राजकोप सिटीजन ऐप। नेक्स्ट ऐप है अपूर्वा ऐप। तो अपूर्वा जो है एक स्मार्टफोन का ऐप है जिसे कैंसर पेशेंट की रियल टाइम मॉनिटरिंग इसके द्वारा आसान हो जाएगी। इस ऐप को भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल जयपुर, इसके गायनेकोलॉजिस्ट एंकोलॉजी विशेषज्ञ है डॉक्टर अपूर्वा टाक, इसके द्वारा विकसित किया गया है। इस ऐप को डॉक्टर अपूर्वा टाक ने दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन में 5 से लेकर 7 नवंबर 2025 को संपन्न इंटरनेशनल गायनेकोलॉजिकल कैंसर सोसाइटी की ग्लोबल समिट एवं प्लेनरी सेशन में पेश किया था। डॉक्टर अपूर्वा इस समिट में भारत की ओर से प्रस्तुति देने वाली एकमात्र डॉक्टर थी। ठीक है, तो कौन से हॉस्पिटल से थी ये भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल है जयपुर का, वहाँ से थी। इसमें डॉक्टर और मरीज के बीच में बेहतर संवाद स्थापित हो सकेगा इस ऐप के माध्यम से, अपूर्वा ऐप के माध्यम से, और सही समय पर उपचार शुरू किया जा सकेगा। यह ऐप जो है क्लिनिकल ट्रायल्स में डेटा संग्रह के लिए भी उपयोगी रहेगा। नेक्स्ट है प्रोफेसर मदन मोहन झा के बारे में। तो राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े जी, इन्होंने प्रोफेसर मदन मोहन झा इनको जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर का कुलगुरु नियुक्त किया है। ठीक है, तो जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलगुरु कौन बने हैं? ये बने हैं प्रोफेसर मदन मोहन झा। प्रोफेसर एम झा जो है सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी दिल्ली में प्रोफेसर और डीन रह चुके हैं ये, और घर घर संस्कृत और हर घर गीता का ज्ञान अभियान के तहत इंटरनेशनल गीता ओलंपियाड भी ये करवाते रहे हैं। नेक्स्ट है रणसी मारवाड़ी हॉर्स शो के बारे में। तो रणसी मारवाड़ी हॉर्स शो का आयोजन जैसा पैलेस रणसी गांव जोधपुर में गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री के मुख्य आतिथ्य में 3 से लेकर 4 दिसंबर को किया गया है। इसके आयोजक कौन है? ऑल इंडिया मारवाड़ी हॉर्स सोसाइटी और जैसा स्टड फार्म रणसी गांव। प्रतियोगिता श्रेणी कौन सी रही इसके अंदर? सौंदर्य, चाल, स्टेमिना, ड्रेसेज और जंपिंग सहित 25 से अधिक श्रेणियों में स्पर्धाएं इसके अंतर्गत आयोजित की गई है। नेक्स्ट है नई चेतना 4.0। तो राष्ट्रव्यापी जेंडर अभियान नई चेतना 4.0 का आयोजन 25 नवंबर से लेकर 23 दिसंबर 2025 को किया गया था। थीम क्या थी? महिलाएं आगे बढ़ रही है, एक विकसित ग्रामीण भारत की ओर, समावेशी विकास के लिए आर्थिक सशक्तिकरण इसकी थीम थी। मुख्य उद्देश्य क्या है? लिंग आधारित भेदभाव को जड़ से समाप्त करना, ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त योद्धा के रूप में स्थापित करना, महिलाओं और बालिकाओं के लिए सुरक्षित स्थान और सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट बात करते हैं पुरस्कार और सम्मान के बारे में। तो दीपाली शर्मा जो है इनको राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है। जयपुर की कलाकार है दीपाली शर्मा। इनको बचपन से ही श्रवण बाधित होने के बावजूद उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार प्रदान किया गया है।
ध्यान रखिए, राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्ति पुरस्कार किसको प्रदान किया गया है? दीपाली शर्मा को। तो दीपाली को ये पुरस्कार जो है राष्ट्रपति जी के द्वारा प्रदान किया गया है। वर्ष 2025 के लिए राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में 3 दिसंबर 2025 को प्रदान किए गए थे। तो अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 3 दिसंबर को। अगला पुरस्कार है निर्मल वर्मा। इनको जो है सीकर के हैं, ये सिनेमेटिक अवार्ड फॉर एनिमल वेलफेयर से सम्मानित किया गया है। ठीक है, सीकर के वन्यजीव फिल्मकार निर्मल वर्मा है। इनको उनकी डॉक्यूमेंट्री है फिल्म द कीपर ऑफ द लास्ट हर्ड, इसके लिए सिनेमेटिक अवार्ड फॉर एनिमल वेलफेयर से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उन्हें 20 दिसंबर 2025 को कोलकाता के अंदर आयोजित पहली साइनकाइंड अवार्ड समारोह में प्रदान किया गया था। इस गरिमामयी कार्यक्रम का आयोजन फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया और पीपल फॉर एनिमल्स के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। नेक्स्ट है बेगम बतुल सहित 3 पद्मश्री को मानद डॉक्टरेट की उपाधि दी गई है। तो महात्मा ज्योतिबा राव फुले यूनिवर्सिटी के द्वारा 10वां दीक्षांत समारोह यह दिसंबर 2025 में आयोजित किया गया था। विश्वविद्यालय के इस दीक्षांत समारोह में पद्मश्री से सम्मानित राजस्थान की 3 प्रमुख हस्तियों को डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की गई थी। तो डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित व्यक्तित्व सेब की उन्नत खेती करने वाले किसान हरमन शर्मा है, बांड और भजन गायिका है बेगम बतुल है, और चित्रकार है वासुदेव तारानाथ कामत। ठीक है, तो ये तीनों के नाम याद रखने हैं आपको कि डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित व्यक्तित्व कौन कौन है। तो सेब की उन्नत खेती करने वाले किसान है हरमन शर्मा, और बेगम बतुल कौन है? ये है बांड और भजन गायिका है, और वासुदेव तारानाथ कामत कौन है? चित्रकार है ये। नेक्स्ट है एडीजी बीजू जॉर्ज जोसफ वायुसेना के द्वारा सम्मानित किए गए हैं इनको। तो भारतीय वायुसेना प्रमुख की ओर से प्रशस्ति पत्र दिया गया है इनको। कारण क्या था इनका? ऑपरेशन सिंदूर में उनके द्वारा किए गए उत्कृष्ट सहयोग और समन्वय के लिए बीजू जॉर्ज जोसफ को वायुसेना के द्वारा सम्मानित किया गया है। जयपुर के पूर्व पुलिस कमिश्नर रहे हैं ये, और वर्तमान में एडीजी के पद पर ये कार्यरत है। दिसंबर 2025 में जयपुर एयरफोर्स स्टेशन पर आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में उन्हें ये सम्मान दिया गया था। नेक्स्ट है साहित्य शिवालिक सम्मान 2025 के बारे में। तो जयपुर के वरिष्ठ कवि है कन्हैयालाल भ्रमर, इनको साहित्य में विशिष्ट योगदान के लिए साहित्य शिवालिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, साहित्य शिवालिक सम्मान से सम्मानित किसको किया गया है? वरिष्ठ कवि है कवि कन्हैयालाल भ्रमर इनको। यह पुरस्कार जो है देहरादून के लेखक गांव में 23 से 25 दिसंबर 2025 को आयोजित अखिल भारतीय साहित्यकार महोत्सव में प्रदान किया गया था, और इसका आयोजन जो है आयोजक कौन थे? यह सम्मान हरिद्वार की अखिल भारतीय सर्वभाषा संस्कृति समन्वय समिति के द्वारा दिया जाता है। तो जयपुर के वरिष्ठ कवि है कन्हैयालाल भ्रमर। नेक्स्ट पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प महोत्सव 2026 के बारे में। तो 25 दिसंबर से लेके 4 जनवरी तक आयोजित इस उत्सव का उद्घाटन मुख्यमंत्री जी ने किया है। लघु उद्योग भारती के द्वारा आयोजित किया गया था ये मेला, और इसकी थीम थी ऑपरेशन सिंदूर। 800 स्टॉल वाले इस आयोजन में हस्तशिल्प और उद्योगों के साथ साथ ब्रह्मोस और S-400 जैसे सैन्य हथियारों की प्रतिकृतियाँ इसके अंदर मुख्य आकर्षण का केंद्र रही थी। नेक्स्ट है ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती का 814वां सालाना उर्स। तो अजमेर में सूफी हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो है 814वां सालाना उर्स श्रद्धा के साथ मनाया गया था। इसकी औपचारिक शुरुआत की गई थी 17 दिसंबर 2025 को दरगाह शरीफ के ऐतिहासिक बुलंद दरवाजे पर झंडा चढ़ाने की रस्म के साथ। इस उर्स के दौरान महफिल ए समा, कव्वाली, मजार शरीफ का गुस्ल और लंगर जैसी प्राचीन परंपराओं का निर्वहन किया गया था। उत्सव का समापन हुआ था 30 दिसंबर को दरगाह में कुल की रस्म के अदा करने के साथ, और इस वार्षिक आध्यात्मिक समागम की पूर्णाहुति मानी जाएगी। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का 814वां सालाना उर्स आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है जयपुर ज्वेलरी शो JJS 2025 के बारे में। इसका आयोजन किया गया 19 से लेकर 22 दिसंबर को नोवोटेल जयपुर कॉन्वेंशन सेंटर सीतापुरा के अंदर। थीम क्या थी? कलर्स जेमस्टोन शेपिंग ड्रीम्स इन एवरी कलर, ये इसकी थीम थी।
शो के अंदर रिकॉर्ड 1227 बूथ लगाए गए थे, जिनमें 90% पुराने प्रदर्शक इसके अंदर शामिल थे। इसका महत्व क्या है? यह प्रदर्शनी अब आभूषण क्षेत्र में B2B और B2C का एक प्रमुख जो है वैश्विक प्लेटफॉर्म बन चुकी है। आगामी आयोजन किया जाएगा 18 से लेके 21 दिसंबर 2026 को। 2026 में मतलब अगले साल आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है हरियालो राजस्थान पर्यावरण कॉन्क्लेव के बारे में। इसका आयोजन किया गया था 18 दिसंबर 2025 को। आयोजन कहाँ पर किया गया? होटल मैरियट जयपुर के अंदर। आयोजन किसने किया? RSPCB ने। ठीक है, यह है राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल। राज्य सरकार का 2 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित इस हरियालो राजस्थान पर्यावरण कॉन्क्लेव का शुभारंभ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा 18 दिसंबर 2025 को किया गया था। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राजस्थान की हरित अर्थव्यवस्था पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन और मेरी लाइफ सस्टेनेबल लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट पोस्टर का विमोचन किया था। नेक्स्ट है वंदे मातरम पर मल्टीमीडिया प्रदर्शनी। तो वंदे मातरम पर मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का आयोजन राजकीय महारानी उच्च माध्यमिक विद्यालय बीकानेर में 6 से लेकर 10 दिसंबर 2025 को किया गया है। आयोजक कौन थे? केंद्रीय संचार ब्यूरो यानी CBC जोधपुर के द्वारा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तत्वाधान में इसका आयोजन किया गया है। प्रदर्शनी का विषय क्या था? वंदे मातरम की पुकार, श्रमिक सुरक्षा का विस्तार, ये इसका विषय था। नेक्स्ट है कुंभलगढ़ महोत्सव। राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ दुर्ग में 3 दिवसीय कुंभलगढ़ महोत्सव 1 से लेकर 3 दिसंबर 2025 को आयोजित किया गया था। आयोजक कौन थे? पर्यटन विभाग और राजसमंद जिला प्रशासन इसके आयोजक थे। इस महोत्सव में राजस्थान की समृद्ध संस्कृति, लोक कलाओं, कालबेलिया, घूमर और चक्री, शास्त्रीय नृत्य, कथक, ओडिसी, लोक संगीत और विभिन्न प्रतियोगिताएं, पगड़ी बांधना, रंगोली आदि देखने को मिली थी। नेक्स्ट है पिंक सिटी नेशनल लिटरेचर ड्रामा फेस्टिवल। तो पिंक सिटी नेशनल लिटरेचर ड्रामा फेस्टिवल ये आयोजित किया गया 12 से 14 दिसंबर को प्रेस क्लब जयपुर के अंदर। इसके आयोजक थे पिंक सिटी प्रेस क्लब, पीपुल्स मीडिया थिएटर और राजस्थान साहित्य अकादमी के संयुक्त तत्वाधान में ये आयोजित किया गया था। इस फेस्टिवल में राजस्थान सहित देश के विभिन्न हिस्सों से अनेक प्रतिष्ठित लेखक आए थे, साहित्यकार आए थे, पत्रकार, पर्यावरणविद, रंगकर्मी और कला संस्कृति से जुड़े विशेषज्ञों ने इसमें भाग लिया था। चर्चा के प्रमुख विषय थे नई पीढ़ी क्या पढ़ना चाहती है, लोकतंत्र और समकालीन पत्रकारिता, क्या यह पृथ्वी बची रहेगी, ये इसके विषय थे। तो पिंक सिटी नेशनल लिटरेचर ड्रामा फेस्टिवल था ये। नेक्स्ट है खेल कूद से संबंधित। हांगकांग इंटरनेशनल जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप जयपुर के सुभाष चौधरी ने इसमें स्वर्ण पदक जीता है। हांगकांग इंटरनेशनल जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के अंदर तो ये आयोजित हुई थी 19 से लेके 24 दिसंबर तक हांगकांग के अंदर। नीरजा मोदी स्कूल जयपुर के छात्र है ये सुभाष चौधरी। इन्होंने बॉयज अंडर 17 में स्वर्ण पदक जीता है। फाइनल में सिंगापुर के रेहान सिंह को एक तरफा मुकाबले में 11-4, 11-4 और 11-5 से हराकर खिताब अपने नाम किया है। नेक्स्ट है द ग्वालियर कप पोलो। तो द ग्वालियर कप 8 गोल्स का रोमांचक फाइनल मैच राजस्थान पोलो क्लब ग्राउंड पर 14 दिसंबर को खेला गया था। टीम जयपुर और टीम मेफेयर के बीच खेले गए इस मुकाबले में टीम जयपुर ने टीम मेफेयर को 6.53 स्कोर के अंतर से हराकर कप अपने नाम किया है। ठीक है, तो द ग्वालियर कप पोलो में कौन जीता है? जयपुर टीम। नेक्स्ट है जयपुर ने जीता है कोटा कप। तो कोटा कप भी जयपुर ने जीत लिया है। ठीक है, तो जयपुर पोलो सीजन 2025 के तहत कोटा कप 6 गोल इसका फाइनल जो है RPC मैदान में 30 नवंबर 2025 को खेला गया था। इस फाइनल मैच में जयपुर टीम ने रामबाग को 10-7 से हराकर खिताब अपने नाम किया था। विजेता टीम जयपुर के लिए पद्मनाभ सिंह ने 5 गोल किए, लॉन्स वाटसन ने 7 गोल किए और प्रणव कपूर ने इसमें 1 गोल किया था। नेक्स्ट है जूनियर राज्य स्तरीय नेटबॉल के दोनों वर्गों में जयपुर चैंपियंस बना है। ठीक है, और जूनियर राज्य स्तरीय नेटबॉल के जो दोनों वर्ग है इसमें कौन बना है? जयपुर चैंपियन। तो जूनियर राज्य स्तरीय नेटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन सादुलपुर राजगढ़ के अंदर 19 से लेकर 21 दिसंबर को किया गया था। जूनियर राज्य स्तरीय नेटबॉल प्रतियोगिता के दोनों वर्गों में जयपुर की टीम इसके अंदर विजेता रही है। बॉयज़ फाइनल में जयपुर ने सीकर को 22-11 से हराकर ये खिताब जीता है और गर्ल्स फाइनल में जयपुर ने हनुमानगढ़ को हराकर खिताब जीता है। ठीक है, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों में जयपुर ने विजय हासिल की है। नेक्स्ट है ऑनर रन मैराथन 2025। इसमें पूर्व सैनिकों को सम्मान दिया गया है।
तो 7 दिसंबर 2025 को जयपुर के अल्बर्ट हॉल में थल सेना की दक्षिण पश्चिमी कमान के द्वारा ये आयोजित की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है? पूर्व सैनिकों की वीरता का सम्मान करना। सेना दिवस यानी 15 जनवरी के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की श्रृंखला थी ये, और इसमें फ्लैग ऑफ किया गया है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा। प्रमुख विजेता इसके अंदर कौन रहे हैं? 21 किलोमीटर हाफ मैराथन के अंदर धर्मेंद्र पूनिया चूरू के हैं, और इन्होंने जो ये मैराथन थी 21 किलोमीटर की, ये 1 घंटा 3 मिनट और 10 सेकंड में पूरी की है। इसके बाद में 10 किलोमीटर श्रेणी के अंदर नीता पटेल बनारस की है, इन्होंने 33 मिनट 11 सेकंड में पूरी की है। नेक्स्ट है एच द महाराजा ऑफ मैसूर कप पोलो टूर्नामेंट 2025 के बारे में। तो जयपुर पोलो सीजन 2025 के अंतर्गत द महाराजा ऑफ मैसूर कप 8 गोल्स का फाइनल मैच राजस्थान पोलो क्लब जो है ग्राउंड पर 7 दिसंबर 2025 को ये खेला गया था। विजेता कौन रहे? इस रोमांचक फाइनल मुकाबले में टीम ऑप्टिमस अचीवर्स, इन्होंने टीम जयपुर को 5.5 के स्कोर से हराकर जो है ये कप जीत लिया था। ऑप्टिमस अचीवर्स के ध्रुवपाल गोदारा ने 3 गोल और शमशीर अली ने 2 गोल किए थे। आर्यमान सिंह ने 1 गोल इसके अंदर किया था। जयपुर से लॉस वॉटसन, इन्होंने 3 गोल किए हैं। पद्मनाभ सिंह और डीनो धनखड़ ने 1-1 गोल किया है। नेक्स्ट है 25वीं जूनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी। तो जयपुर राजस्थान ने इसमें 4 पदक जीते हैं। इसका आयोजन किया गया है 23 से लेकर 30 दिसंबर 2025 को रायपुर छत्तीसगढ़ के अंदर। इसमें कुल पदक 4 पदक जीते गए हैं, 2 स्वर्ण पदक, 1 रजत पदक और 1 कांस्य पदक। विजेता खिलाड़ी कौन रहे? स्वर्ण पदक जीता है इसमें प्रांजल ठोलिया ने व्यक्तिगत श्रेणी में, और राजस्थान रिकर्व महिला टीम ने इसमें स्वर्ण पदक जीता है। रजत पदक जीता है आदित्य जावा ने व्यक्तिगत श्रेणी में, और कांस्य पदक जीता है अथर्व शर्मा ने व्यक्तिगत श्रेणी में। नेक्स्ट है पीएसपीबी इंटर यूनिट सीनियर्स T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के बारे में। तो पीएसपीबी इंटर यूनिट सीनियर्स T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का 29वां संस्करण 11 से लेके 15 दिसंबर 2025 को जयपुरिया एकेडमी जयपुर में आयोजित किया गया था। इसके आयोजक थे गेल इंडिया लिमिटेड। विजेता कौन रहा इसमें? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। उपविजेता कौन रहा? ऑयल इंडिया लिमिटेड। प्रतिभागी टीम इसमें कौन थी? ONGC, IOCL, BPCL, EIL, HPCL, NRL, IIL, रॉल गेल और MRPL। इसमें 9 तेल कंपनियां इसके अंदर प्रतिभागी टीम थी। नेक्स्ट है संतोष ट्रॉफी फुटबॉल के ग्रुप चरण मैच के अंदर राजस्थान ने किया है फाइनल राउंड में प्रवेश। तो 79वीं संतोष ट्रॉफी है 2025-26। इसके ग्रुप चरण के मैच में जयपुर में विद्याधर नगर फुटबॉल मैदान पर 17 से लेके 21 दिसंबर को आयोजित किए गए थे ये, और इसके अंदर राजस्थान ने महाराष्ट्र को 3-0 से पराजित करके 79वीं संतोष ट्रॉफी सीनियर नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप के अंदर फाइनल राउंड में प्रवेश कर लिया था। तो संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? ये है फुटबॉल से। नेक्स्ट है कम्युनिटी क्रिकेट प्रतियोगिता के बारे में। तो अलवर लोकसभा क्षेत्र की 8 विधानसभाओं में कम्युनिटी क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया था। शुभारंभ किया गया था वन और पर्यावरण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संजय शर्मा के द्वारा राजऋषि महाविद्यालय के खेल मैदान के अंदर 14 दिसंबर 2025 को। यह क्रिकेट प्रतियोगिता अलवर सांसद खेल उत्सव 2.0 के तहत आयोजित की गई थी। कौन सी प्रतियोगिता थी ये? कम्युनिटी क्रिकेट प्रतियोगिता। नेक्स्ट महत्वपूर्ण है सुशील कुमार मीणा। तो जयपुर में सरकारी स्कूल के शिक्षक हैं सुशील कुमार मीणा। इन्होंने डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज नई दिल्ली के अंदर दिसंबर 2025 में आयोजित 6ठी नेशनल पैरा शूटिंग चैंपियनशिप में लगातार दूसरी बार स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, तो दूसरी बार लगातार स्वर्ण पदक जीता है सुशील कुमार मीणा ने। यह है ग्राम बियानवता मालवीय नगर जयपुर के हैं ये सुशील कुमार। इन्होंने PTI पैरा ट्रैप स्टैंडिंग लोअर लिम्ब GSGL इवेंट में 86 स्कोर करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। तो ये टीचर है सुशील कुमार मीणा। नेक्स्ट है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने जीता है पहला बिरसा मुंडा कप क्रिकेट टूर्नामेंट। तो पहला बिरसा मुंडा कप क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच 30 नवंबर 2025 को जयपुर में खेला गया है। विजेता कौन रहा इसके अंदर? यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। तो इसके अंदर यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने 3 विकेट पर 198 रन पूरा कर लिया था अपना लक्ष्य।
सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रहे इसके अंदर बल्लेबाज रहे प्रतीक धावल, ये द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के खिलाड़ी थे। और सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज रहे राहुल मीणा, ये भी इसी टीम के प्लेयर थे। नेक्स्ट है SGFI शतरंज में अनुज ने गोल्ड मेडल जीता है और आशी ने सिल्वर मेडल जीता है। तो जयपुर के युवा शतरंज खिलाड़ियों ने बेंगलुरु के अंदर आयोजित हुई थी 5 से लेकर 7 दिसंबर को SGFI प्रतियोगिता। इसमें शानदार प्रदर्शन करते हुए एक गोल्ड मेडल जीता है और एक सिल्वर मेडल जीता है। नेशनल शतरंज खिलाड़ी है अनुज चौमाल, इन्होंने प्रतियोगिता की इंडिविजुअल स्पर्धा के अंदर गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, तो इनका नाम भी याद रखिए, अनुज चौमाल का नाम। और जो है इन्होंने इंडिविजुअल स्पर्धा के अंदर गोल्ड मेडल जीता है। आशीष उपाध्याय ने इसी प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल हासिल किया है। अनुज जो है सेंट जेवियर्स नेवटा के छात्र है, जबकि आशी जो है MDG स्कूल में पढ़ती है। तो दोनों के नाम याद रखिए, दोनों के नाम है अनुज और आशी। नेक्स्ट है महर्षि दयानंद पैनोरमा, तो इसकी घोषणा की गई है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी जी ने 14 दिसंबर 2025 को अजमेर में महर्षि दयानंद पैनोरमा के निर्माण की घोषणा की है। तो ये पैनोरमा कहाँ बनेगा? अजमेर के अंदर। और 14 दिसंबर को घोषणा किसने की है? वासुदेव देवनानी ने। इसका उद्देश्य क्या है? महर्षि दयानंद सरस्वती की निर्वाण स्थली पर उनके जीवन और आदर्शों को प्रदर्शित करना इसका उद्देश्य है। महर्षि दयानंद सरस्वती का निर्माण हुआ था 30 अक्टूबर 1883 को दीपावली के दिन अजमेर के विनायक कोठी में इनका निर्माण हुआ था। उन्होंने जो है ईश्वर तेरी इच्छा पूर्ण हो कहकर अपनी ईश्वर देह को त्याग दिया था। आप डिस्कस करते हैं वन लाइनर्स। पहला है, राजस्थान सरकार ने जयपुर जिले का जो है पहला राजकीय विधि महाविद्यालय 120 सीटों के साथ कहाँ शुरू किया है? तो ये जयपुर जिले का है पहला राजकीय विधि महाविद्यालय और ये शुरू किया है सांगानेर के अंदर। ठीक है, याद रखना, सांगानेर के अंदर शुरू किया है। 120 सीटें हैं इसके अंदर और लॉ कॉलेज है ये। नागरिक सुरक्षा निदेशालय के द्वारा नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस का कौन सा संस्करण 6 दिसंबर 2025 को मनाया गया था? तो 63वां संस्करण था ये। राज्य सरकार के सफल 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर डेयरी के स्वर्णिम 2 वर्ष ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सशक्त उत्कर्ष पुस्तक का विमोचन मुख्यमंत्री जी ने 15 दिसंबर को कहाँ किया? तो ये किया गया है पिंजरापोल गौशाला सांगानेर के अंदर। राज्य सरकार के द्वारा राज्य के कुल 138 नगरीय निकायों में लगभग 12,000 व्यक्तियों की क्षमता के कितने स्थायी आश्रय स्थल संचालित किए जा रहे हैं? तो 238 आश्रय स्थल जो है ये संचालित किए जा रहे हैं। नायला बाग पैलेस जयपुर में दिसंबर 2025 में आयोजित 800 आई फेयर प्रदर्शनी में किस वरिष्ठ कलाकार और शिक्षाविद ने पिछले 50 साल में तैयार कलाकृतियों को प्रदर्शित किया है? तो यूनिस खिमानी ने प्रदर्शित किया है। पार्वती काली सिंध चंबल यानी PKC लिंक परियोजना को लेकर 23 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित बैठक में राज्य सरकार ने कोटा बारा झालावाड़ जिले की कितनी नई सिंचाई परियोजनाओं को संशोधित लिंक प्रोजेक्ट के तहत के अतिरिक्त घटक के रूप में शामिल किया है? तो 12 को किया है। ये 12 क्या है? अतिरिक्त घटक के रूप में इनको शामिल किया है। ये 12 सिंचाई परियोजनाएं हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा आम नागरिक है, शिक्षक है, छात्र है, अधिकारी है और कर्मचारियों के लिए किस विषय पर निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया? तो ये आयोजन किया गया है जागरूक मतदाता जनतंत्र का प्रहरी जो है विषय इस पर। नेक्स्ट है, राजस्थान डिजीफेस्ट टाई ग्लोबल समिट 4 से 6 जनवरी 2026 को कहाँ आयोजित किया जाना प्रस्तावित है? तो JECC सीतापुरा जयपुर के अंदर जो है ये आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। किस जिला मुख्यालय पर लगभग 4 करोड़ के व्यय से भव्य वीरमदेव कानड़देव चौहान पैनोरमा का निर्माण किया जा रहा है? तो जालोर के अंदर किया जा रहा है। नेक्स्ट है, राजस्थान पुलिस के महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने कोटा पुलिस लाइन में आधुनिक लाइब्रेरी और प्रदर्शनी के साथ ही किस नवनिर्मित पार्क का लोकार्पण 23 दिसंबर को किया? तो ये लोकार्पण किया है नवविधान पार्क का। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर महानगर द्वितीय ने किस NGO के द्वारा 17 दिसंबर को किए गए रेस्क्यू अभियान में बचाए गए 18 व्यक्तियों को अपने परिवार जनों से मिलाया है? तो मेरी पहल के अंतर्गत मिलाया है। ठीक है, कौन सा NGO है ये? मेरी पहल NGO। ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड के द्वारा भूकंप के संबंध में घोषित देश के नए रिस्क जोन में अब भरतपुर, अलवर, भिवाड़ी को किस जोन में शामिल किया गया है? तो ये तीनों जोन जयपुर, अलवर और भिवाड़ी
ये जो है हाई रिस्क जोन में शामिल हुए हैं। नेक्स्ट है, भरतपुर के कार्तिक शर्मा को इंडियन प्रीमियम लीग के मिनी ऑक्शन में किस टीम ने 14.20 करोड़ रुपए में खरीदा है? तो ये खरीदा है CSK ने। भरतपुर के हैं कार्तिक शर्मा, इनका नाम याद रखना है। राज्य के शेखावटी क्षेत्र के पर्वतारोहियों ने उत्तरकाशी उत्तराखंड में स्थित हिमालय की किस 12,500 फीट ऊंचे पर्वत शिखर पर तिरंगा फहराया है? तो ये फहराया है केदार कंठा के ऊपर। ठीक है, ये 12,500 फीट ऊंचा पर्वत है। पब्लिक आर्ट्स ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी PT के संस्थापक है सना रिजवान। इनकी पहल जयपुर आर्ट वीक के किस संस्करण का उद्घाटन का आयोजन जो है 27 जनवरी से लेकर 3 फरवरी को किया जाएगा? तो ये 5वां संस्करण होगा। ठीक है, और लास्ट है हमारा, राजस्थान लोकायुक्त सचिवालय के लोगो यानी प्रतीक चिन्ह का अनावरण 25 दिसंबर 2025 को किया गया। इसमें अंकित मोटो वाक्य क्या है? तो इसके अंदर अंकित मोटो वाक्य है न्यायो नीति च शासनम। थैंक यू फ्रेंड्स।